वेलकम बैक टू कल्पाक्ष एमपीपीएससी 2025 की महासंग्राम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। देखो आज का लेक्चर हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की जनसंख्या और यहाँ से हर साल एक दो प्रश्न जरूर पूछेगा। तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या और भारत की जनसंख्या ये आपको पढ़ के जाना है। एक या दो प्रश्न जरूर मिलेगा, कम से कम दो तो मिलेगी, इससे ज़्यादा मिले आपकी किस्मत है। अच्छे से पढ़ के जाना है। तो देखो हम किसकी जनसंख्या पढ़ रहे हैं अभी, मध्य प्रदेश की। भारत की जनसंख्या आपको पढ़ना है। तो देखो मध्य प्रदेश की जनसंख्या जब भी हम बात करेंगे तो देखो ये तो सिर्फ सिंपल सा डाटा दे रखा है कि प्राचीन काल में भारत में जनगणना करने के हमें साक्ष्य कहाँ पे मिलते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलते हैं। ये बेसिक चीज़ें, ये कभी ना पूछे आपसे, कभी पूछ ले तो पता होना चाहिए। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत में आधुनिक प्रणाली के रूप में पहली बार जनगणना का कार्य किसने कराया था, लॉर्ड मेयो। यह नाम हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पहला व्यक्ति है जिसने क्या कराया था, आधुनिक तरीके से जनगणना, लॉर्ड मेयो। और अगर आपसे पूछ ले कि भारत में नियमित रूप से जनगणना कब स्टार्ट हुई थी, लॉर्ड रिपन के समय। और एमपीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। बहुत सारे लोगों ने क्या लगाया था, लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो ने तो क्या करी थी, शुरुआत ये करी थी 1872 में। पहली बार जनगणना कब करी थी, 1872 में। पर नियमित रूप से कब स्टार्ट हुई थी, 1881 से। रहेगी बात कि उसमें क्या कहा गया था, हर 10 साल में क्या होनी चाहिए, जनगणना। तो किसने कराई थी पहली बार आधुनिक तरीके से, तो लॉर्ड मेयो। ये लॉर्ड मेयो का नाम जरूर याद करना। और फिर क्या याद करना, कब करी थी इसने, 1872 में। दूसरा क्या याद करना, भारत में विधिवत रूप से, कानूनी रूप से, विधिवत का मतलब कानूनी रूप से, लिखना नहीं मैडम, हाँ लिखने में ध्यान रखोगे, इधर सब निकल जाएगा आपका। तो किसके काल में कराई गई थी, लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आप लॉर्ड रिपन को क्या बोलते हैं, स्थानीय स्वशासन का जनक। लॉर्ड रिपन का शासनकाल को भारत का क्या बोलते हैं हम, स्थानीय स्वशासन का जनक। और उद्धारक भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इसने बहुत अच्छे काम भी करवाए थे। इसने कब करवाया था, 1881 से। तो 1881 से क्या हो रही है, भारत में लगातार जनगणना। तो अगर आपसे पूछ ले, अच्छा 2011 में जो जनगणना हुई है भारत की, कौन से नंबर की है, गिन लो यहीं से। देखो 1872, 1881, 1872 में भी तो करवाई थी। ये नियमित रूप से हुई तो उस समय भी थी। ये नियमित रूप से कराने का तरीका है। जोड़ लेना आप, कितनी बार हो जाएगी, 10 तो वो हो गई, 11, 12, 13, 14, 15वीं बार होगी। आए समझ में बात। फिर देखो एक और चीज याद करना है आपको कि 11 जुलाई को हम क्या बोलते हैं, विश्व जनसंख्या नियंत्रण दिवस। क्यों 11 जुलाई को क्यों लिया हमने, क्योंकि आपको पता है 11 जुलाई को ही 1987 को विश्व के 5वें अरब बच्चों का जन्म हुआ था यूगोस्लाविया में। इसलिए 11 जुलाई को क्या करा था हमने, विश्व जनसंख्या नियंत्रण दिवस मनाना स्टार्ट करा था। इतने ज़्यादा फैक्ट में नहीं जाना है, सिर्फ इतना से याद कर लेना है कि विश्व जनसंख्या नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। फिर क्या, मध्य प्रदेश का कब अस्तित्व आया, तो 1956 में। तो मध्य प्रदेश की पहली जनगणना कब हुई, 1961 में। और 1961 से गिनोगे आप तो कितनी हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5 और छठी, सही है, छठी है ना। तो अगर कोई पूछ ले, अच्छा मध्य प्रदेश की कौन सी जनगणना है, तो छठवीं। ठीक है, इसी प्रकार से भारत की निकाल लेना और स्वतंत्रता के बाद की भारत की निकाल लेना। तो स्वतंत्रता के बाद भारत की निकालोगे तो 7वीं आ जाएगी। इसमें कोई दिक्कत आपको, ये फैक्ट याद रहेंगे, बेसिक आ जाएंगे। ये बेसिक फैक्ट है, बेसिक फैक्ट आपको याद करना है। अब देखो यहाँ पे धर्म के अनुसार जनसंख्या बताई गई है। जरूरी नहीं आपसे प्रश्न पूछे, फिर भी धर्म के अनुसार जनसंख्या का प्रतिशत तो नहीं निकालना, क्रम याद कर लेना आप। तो सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा, हिंदू धर्म। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, फिर दूसरे नंबर पर कौन सी है, मुस्लिम। ये इतना परसेंट याद करने की आवश्यकता नहीं है आपको कि कितने परसेंट है, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर कौन है, फिर कौन है, बौद्ध, फिर कौन है, ईसाई, और फिर कौन है, सिख। तो हो सकता है आपसे ये प्रश्न पूछेगा, अच्छा निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम पाई जाती है, तो सिख लगा देना, कोई दिक्कत इसमें आपको। और बिल्कुल सिंपल सा है, देखो हिंदू मुस्लिम जैन बौद्ध और ईसाई सिख, है ना। हम पढ़ते हैं हिंदू मुस्लिम बौद्ध जैन सिख ईसाई, क्रम याद कर लेना आप। भारत में इनका क्रम उल्टा भी हो सकता है। ये हम मध्य प्रदेश का पढ़ रहे हैं। अब देखो मध्य प्रदेश की जनसंख्या को थोड़ा सा हमने भारत के रिस्पेक्ट में बताया है, आपको अच्छे से पढ़ना है। देखो टोटल जनसंख्या अगर पूछे मध्य प्रदेश की तो वो कितनी है, 7.26 करोड़, 7 करोड़ 26
26,26,000 इतना याद रखना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, किंतु सिर्फ इतना सा डाटा याद कर लेना है। 7.26 करोड़। भारत की कितनी थी? 121। किंतु अभी लेटेस्ट में अभी डाटा आपने देखा होगा यूएनओ का, तो 140 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई है। ठीक है, भारत विश्व का क्या है, पहला देश बन गया है जनसंख्या के मामले में। फिर देखो एक होता है जनसंख्या घनत्व। अच्छा, जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तो क्या करते हैं इसमें हम कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल का भाग दे देते हैं। क्या करते हैं? कुल जनसंख्या में कुल, जैसे भारत की जनसंख्या कितनी? 121 करोड़, और भारत का जो क्षेत्रफल है उससे क्या कर देंगे हम? 32 लाख जो भी हमारा क्षेत्रफल है भारत का, उससे क्या कर देंगे? डिवाइड। तो जो भी संख्या निकल के आएगी उसको बोलते हैं जनसंख्या का घनत्व। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर, कि 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर कितने लोग हैं। तो भारत में 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर कितने लोग हैं? 382। देखो लिखा है ना, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इतने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में हमें मिलेंगे ऐसा। ये औसत है, कहीं पे कम मिलेगा बहुत, कहीं पे बहुत ज़्यादा मिलेगा। जैसे दिल्ली में जाओगे तो 10,000 से भी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा क्या है लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, जैसे अरुणाचल प्रदेश में जाओगे तो 17 लोग ही प्रति वर्ग किलोमीटर, ढूंढते रह जाओगे किधर कौन है। तो अलग अलग डाटा, ये हमने औसत निकाला है। तो आपको इतना पता होना चाहिए, अच्छा घनत्व होता क्या है? तो घनत्व क्या होता है? कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल का डिवाइड कर देंगे। जैसे एक क्लास है, मान लो 10 बाई 10 की क्लास है। कितने बाई कितने की क्लास है? 10। मान लो 10 मीटर लंबी है, 10 मीटर छोटी है। अभी हम यहाँ तो किलोमीटर में, हम यहाँ मीटर में निकाल लें तो कितने हो गए? टोटल क्षेत्रफल कितना हो गया? 100 वर्ग मीटर हो गया, स्क्वायर है ना, वर्ग मीटर बोलो या मीटर स्क्वायर हो गया। अब मान लो इस क्लास में 50 बच्चे हैं, तो टोटल बच्चे कितने हो गए? 50, और डिवाइड किस में कर दिया? 100। तो कितना आ गया? 1/2। 1/2 का मतलब नहीं व्यक्ति आधे हो गए, आधे नहीं हो गए, मतलब इतने व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर में हमें मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 वर्ग मीटर में 1 व्यक्ति मिलेगा हमें। ऐसा औसत निकालते हैं। तो मध्य प्रदेश का कितना है? 236। इसका मतलब ये निकला कि भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो क्या है? ज़्यादा। मध्य प्रदेश का क्या है? कम। और एक और चीज़ याद करना, हर उल्टी चीज़ में मध्य प्रदेश का स्थान पहले नंबर पे आएगा। अभी दिखाऊंगा मैं कैसे। क्या आएगा? एमपी पहले पे, अच्छे काम में पीछे, उल्टे काम में आगे, ऐसा मिलेगा अभी तक। अब देखो, एक तो ये हो गया कि 382 प्रति वर्ग व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर, ये 2011 में। अगर आपसे कभी ऐसा प्रश्न पूछ ले, अच्छा 2001 की तुलना में कितनी वृद्धि कमी हुई, तो कैसे पता करोगे? तो देखो 2001 में भारत का जनसंख्या घनत्व था वो 325 था। कितना था? 325 था, ये याद रखना है आपको। तो हो सकता है आपसे ये पूछ लेगा, अच्छा कितने की वृद्धि हुई, कि कमी हुई? तो एक चीज़ तो जरूर याद करना, हमेशा ऐसी चीज़ों में वृद्धि होगी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो वृद्धि होगी कि नहीं, क्योंकि क्षेत्रफल तो फिक्स है। ऐसा तो नहीं क्षेत्रफल भी बढ़ रहा है, वो तो फिक्स है ना। जनसंख्या बढ़ रही है तो घनत्व क्या होगा? लगातार बढ़ेगा। कोई दिक्कत इसमें आपको? तो डिफरेंस पूछेगा तो कितना आ जाएगा? तो देखो 8 में से 5 गए तो जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो 12 में से 5 गए तो कितने बचेगा? 7। 7 में 2 गया तो 5, तो 57 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 57। भारत में इतने की वृद्धि हुई। मध्य प्रदेश का कितना है? 236। अब देखो ये नंबर भी बड़ा यूनिक नंबर है। देखो मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको, ये नंबर बार बार आता है। तो जब भी ऐसा है ना, तो देखो 2 के बाद क्या आता है? 3। तो इसके पीछे क्या आएगा? कभी 5 आता है, कभी 6 आता है। देखो 2 और 3 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 5। और कभी इंटू करोगे तो 2 और 3 कितना आएगा? 6। ये नंबर बहुत मिलेगा आपको बार बार, 235, 236। बहुत सिंपल है, 2 और 3 का इंटू करा तो कितना है? 6। तो कितना है? 236। मध्य प्रदेश का वर्तमान में अगर पूछे 2001 में कितना था, तो वो था 196। कितना था? 196। तो इसमें अगर डिफरेंस पूछ ले, अच्छा कितने का वृद्धि हुई, प्रश्न को अच्छे से समझना पहले, है ना, कि 2001 की तुलना में 2011 में मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितने अंकों से बढ़ा? तो कितने अंकों से बढ़ा? 40 से बढ़ा। अब सुनना बात, अगर वो पूछ ले, अच्छा भारत के जनसंख्या घनत्व में और मध्य प्रदेश के जनसंख्या घनत्व में कितने का अंतर है, तो कैसे निकालोगे? 382 माइनस 236। तो घटा दो, देखो 12 में से 6 गए तो 6, 7 में से 3 गए तो 4, अरे 4 ही आएगा ना, और 3 में से 1 गया तो 1। 146 का डिफरेंस है। रहेगी बात आपको याद? मतलब भारत का जनसंख्या घनत्व मध्य प्रदेश के जनसंख्या घनत्व से कितना आगे? 146। या ऐसा बोल सकते हैं मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 146 अंक से कम है। ये डिफरेंस निकालो, बहुत सिंपल सा डाटा अगर आते हैं, आपको याद है, प्रश्न की भाषा समझना आप बस।
मध्य प्रदेश में डिफरेंस पूछे तो 2001 की तुलना में 2011 में पूछेगा कितने अंकों की वृद्धि हुई, ऐसे भारत के रिस्पेक्ट में पूछेगा, फिर तुलना पूछ लेगा। अच्छा भारत की तुलना में, तो भारत में जब भी बोलेगा ना तो वो तो बोलेगा राष्ट्रीय औसत, या तो ऐसा बोल देगा वो कि राष्ट्रीय घनत्व से कितना ज़्यादा है कम है, तो ज़्यादा कम ही होगा, तो राष्ट्रीय औसत बोल दे, राष्ट्रीय घनत्व बोल दे, भारतीय घनत्व बोल दे, से कितने अंक आगे पीछे निकाल लोगे 146। ये बेसिक डाटा है, इसको हटाऊँ मैं, इसमें कोई दिक्कत है आपको। फिर देखो लिंगानुपात, तो एक और चीज़ याद करना, लिंगानुपात का मतलब क्या होता है। लिंगानुपात निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, कितने हैं। ये फॉर्मूला भी हो सकता है आपसे यही पूछ ले बेसिक कि लिंगानुपात के संबंध में कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, तो ये दे देगा कि अच्छा लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। ज़्यादा भी हो सकती है 1000 से, अभी वर्तमान में क्या है कम, पर अभी जो नए लेटेस्ट में डाटा है उसके अनुसार क्या है ज़्यादा, 1000 से ज़्यादा हो गई, मतलब महिलाओं का प्रभुत्व बढ़ने वाला है, भविष्य महिलाओं को है। तो ये याद रहेगा लिंगानुपात, कितना याद करोगे 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, तो 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं है 943। इसका मतलब 1000 पुरुष को तुलना में क्या है कम, तो कितने लोग कुंवारे रहेंगे 57 लोग कुंवारे रहेंगे, ठीक है। उसमें से भी कुछ डबल शादी कर लेते हैं तो कुंवारों की संख्या और बढ़ गई, ठीक है। मध्य प्रदेश का पूछे तो देखो सुनो बात, आप मुझे बताओ लिंगानुपात ज्यादा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखो भारत में ज्यादा है पर मध्य प्रदेश में कम है ना, देखो मैंने बोला सब अच्छे कामों में पीछे आएगा, उल्टे कामों में सब में आगे आएगा, अभी दिखाऊंगा मैं, आया लॉजिक समझ में। सब अच्छे कामों में क्या आएगा भारत की तुलना में कम, उल्टे कामों में आगे आएगा ये, तो भारत का आया था 943। अगर पिछले साल का पूछेगा ना तो वो 931 है, आगे मैं बता दूंगा आपको ये कितना था 931, 33 भी है कहीं कहीं पहले का तुलना में देखोगे। अभी हम आगे पढ़ेंगे, लोड नहीं लेना आपको, बस अभी वर्तमान का याद करना। भारत का कितना है लिंगानुपात 943। सुनना एक और बात, आपको ऊपर लिखेगा मिलेगा कि जनगणना 2011 के अनुसार, कोई और डाटा अगर नया आ गया, क्योंकि वर्तमान में सब चेंज हो गया, क्योंकि 2011 की बात चल रही है, अभी तो चल रहा है 2024, तो अभी नए लेटेस्ट में डाटा भी बहुत सारे आए हैं, तो उसके अनुसार चेंज है। पर 2011 पूछेगा तो फिर यही बताना, अपना दिमाग नहीं लगा लेना कि इसके अनुसार हो उसके अनुसार ही, 11 की जनगणना पढ़ रहा हूँ। मध्य प्रदेश का कितना है 931 रहेगा यार। तो ये भी पूछ सकता है अच्छा कितने का अंतर है, पूछ लेगा ना कितने का अंतर है, 12 का डिफरेंस है, मतलब मध्य प्रदेश का लिंगानुपात भारत की तुलना में कितना कम है 12, या भारत ना बोल के क्या बोलेगा राष्ट्रीय औसत। आया समझ में। तो देखो सुनो बात, अगर मान लो पेपर कोई अच्छा दिमाग वाला व्यक्ति बनाएगा, कोई रिसर्च करके बनाएगा ना, तो ऐसे प्रश्न ना पूछ के ऐसे प्रश्न पूछेगा, तो बोलेगा निम्नलिखित में, आपको तो देख लेना 12 है, बस खत्म आई बात। बुक वाले कुछ भी छापे, हम सरकारी डाटा के अनुसार बता रहे हैं। 943 है, कितना है वर्तमान में 943, मध्य प्रदेश का कितना है 931, बस ये क्योंकि ये सरकारी वेबसाइट है। अब बुक वाले अपना क्या दिमाग लगा के छाप रहे हो वो उनकी जाना है, हमें इसके अनुसार चलना है। एक और चीज़ याद करना आपको, MPPSC में कभी भी मान लो इस प्रकार के डाउट आते हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे हम कि इस बुक के अनुसार, कभी भी नहीं बोलते हैं, सरकारी डाटा के अनुसार बताते हैं कि अच्छा सरकार ने क्या बता रखा है किसी चीज़ के बारे में, और सरकार ने अगर मान लो गलत भी बता रखा है तो मानना पड़ेगा उसको, तो उसको मानना पड़ेगा, इसलिए हम सरकारी चीज़ की बात करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें। फिर देखो मध्य प्रदेश की कुल साक्षरता दर, तो देखो भारत की साक्षरता दर देखो कितनी 73, और देखो साक्षरता दर देखो फिर पीछे आ गया 69.3, 32 है, हमने इसको 30 बना लेंगे याद करने के लिए। देखो कितना सिंपल है, 3 6 9, 3 का पहाड़ा ही तो बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे 3 का पहाड़ा, और यहाँ पे देखो 7 और 3 10, तो 73। तो आपसे ये प्रश्न पूछेगा अच्छा मध्य प्रदेश की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है कि ज़्यादा, तो कितना कम, लगभग 4 नहीं है, अरे देखो अरे ज़्यादा है 3.7 है, देखो हाँ ये एग्जैक्ट है 73, देखो दे रखा ना, तो 69.30 बना लेंगे, लगभग बना लेंगे, तो देखो ना 3.7,
इतना क्या है, पीछे। हो सकता है ऐसे डिफरेंस भी पूछ ले आपसे, ऐसा तो नहीं पूछता, वो इतना दिमाग लगाता ही नहीं, दिमाग है ही नहीं उसके पास तो क्या लगाएगा वो। ठीक है, बढ़े आगे, इसमें कोई दिक्कत आपको? फिर एक और एक चीज और याद करना है, महाविभाजक वर्ष किसको कहते हैं, कभी फैक्ट के रूप में आ जाए तो ये 1921 को कहते हैं। किसको कहते हैं? 1921 को कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि पता है 1911 और 1921 के बीच में जो जनसंख्या हमने निकाली थी, इसमें भारत की जनसंख्या दर, वृद्धि दर सबसे कम थी। क्या थी? मतलब भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर बढ़नी है, इसमें सबसे कम थी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, महाविभाजक वर्ष। देखो लिखा भी होगा कि दशक में जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी, न्यूनतम थी। क्या थी? इसका कारण क्या हो सकता है? बीमारियां भी थी, जैसे वर्ल्ड वॉर था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, बीमारी भी थी, बहुत सारी चीजें थी। पेंडेमिक भी बोल सकते हो, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, बहुत सारे सैनिक थे, बहुत सारे लोग थे, ये याद करना आप। ठीक है, याद रहेगी बात आपको। पहले क्या थी, स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत कम थी, और जन्म जो शिशु दर थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो जन्म मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा थी। आए समझ में? तो ऐसा स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या थी, कमी, और दूसरे बहुत सारे कारण लिखेंगे। ये याद रहेगा क्यों बोलते हैं महाविभाजक वर्ष, क्योंकि 1921 में मतलब भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो कहते न्यूनतम थी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, महाविभाजक वर्ष, ग्रेट डिवाइडेड ईयर। फिर एक और इसका नाम है लघु विभाजक वर्ष। ये बच्चे नहीं पढ़ते हैं, किंतु ये भी हो सकता है आपसे पूछ ले। इस समय में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा थी, वो थी आज़ादी के बाद। देखो जैसे आज़ाद हुए, देखो सबको आज़ादी मिल गई। 1951 से 1961 के बीच में क्या थी, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा थी। अगर मध्य प्रदेश की पूछे तो वो थी 1961 से 71। भारत की याद रहेगी, 1951 से 61 में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी, सबसे ज़्यादा अभी तक की देखोगे तो, इसलिए उसको क्या बोला, लघु विभाजक वर्ष। मध्य प्रदेश का एमपीपीएससी में प्रश्न पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से किस दशक में मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा थी, ये प्रश्न पूछा गया है। अगर आपने एमपीपीएससी प्रीलिम्स के प्रश्न पत्र देखे होंगे तो 1961 से 1971, ये 10 की वृद्धि पर 10 वर्ष में बोल रहा हूँ। इस समय मध्य प्रदेश की क्या थी, सबसे ज़्यादा। आया समझ में? बढ़े आगे, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को? अब देखो हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के सबसे पहले क्षेत्रफल, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले। तो सुनो, पहले हम पढ़ते थे छिंदवाड़ा को, पहले नंबर पे कौन आता था, छिंदवाड़ा। तो छिंदवाड़ा से अब क्या हो गया है, पांडुरना अलग हो गया। अब छिंदवाड़ा नहीं बचा है, अब बचा है शिवपुरी। तो सबसे पहले क्या आएगा, शिवपुरी, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, बैतूल। अब चौथे नंबर पे कौन आएगा, छिंदवाड़ा। ये बात याद रहेगी। तो भारत के कभी हो सकता है आपसे प्रीलिम्स में यही प्रश्न पूछे वो, और ये प्रश्न जनसंख्या का भी बनता है और ये प्रश्न ज्योग्राफी का भी बनता है। हो सकता है वो पूछे कि अच्छा मध्य प्रदेश के जिलों को क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में जमाइए। आया समझ में बात? याद रहेगी बात आपको? तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है, शिवपुरी का। किसका है, शिवपुरी का। तो ऐसे याद करना, सबसे पहले नंबर पर कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है। तो देखो एक त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया हमारा, सिंपल वाला त्रिभुज बना कि नहीं बना? बस जैसे बार बार त्रिभुज बनाना तो याद हो जाएगा आपको। शिवपुरी से कहाँ पहुंचा मैं, सागर, सागर से कहाँ हो गया मैं, बैतूल। एक त्रिभुज बना, और पड़ोस में कौन बैठा हुआ है, छिंदवाड़ा। 4-5 नाम भी याद रहेंगे ना, आपका प्रश्न बन जाएगा। 4-5 नाम भी याद रहेंगे तो प्रश्न आपको बन जाएगा। जैसे मैप में बना बना के देखना है, ठीक है। ऐसे याद करोगे तो हो सकता है आपके दिमाग से स्लिप हो जाए, पर ऐसे याद करना। सबसे पहले कौन है, शिवपुरी। कुछ बुकों में सागर को भी दे रखा है। क्या कर रखा है, सागर को भी बना रखा है। सही है जो बता रहा हूँ वो सही, सब सही है जो बता रहे हैं वो सब सही है ना। अब मत पूछना कौन सा सही है, जो बता रहा हूँ सही है, जो गलत बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ यहाँ पे। कि किसी बुक में क्या दे रखा था, पहले क्या दे रखा था, छिंदवाड़ा, और दूसरे नंबर पर क्या दे रखा था, सागर। तो ये बड़ा कन्फ्यूजन रहता है लोगों को, शिवपुरी है कि सागर है कि क्या है। आया समझ में? पहले शिव, बस मैडम देखो ट्रिक बना ली तुरंत। सागर में बैठे थे चुपकर, बस इतना ही याद कर लो, शिव बैठे थे चुप कर, सीधी सी बात है, ध्यान कर रहे हो अंदर। तो शिव ऐसा भी याद कर सकते हो, शिव सागर से, शिव जी सागर में बैठे थे छुप कर, बस रहेगी ट्रिक याद।
ऐसे ट्रिक बनाना आपको, ट्रिक बना ली तो हमेशा याद रहेगी आपको। आया समझ में? और वैसे ही पता है शिव जी सबसे बड़े हैं, तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल याद रहेगा याद। अब छोटे की बात करेंगे, किसकी? ये याद नहीं करना आपको ना, बहुत सारे बच्चे ये याद करने लग जाते हैं तो इसका क्षेत्रफल इतना है। इसमें जीवन खराब नहीं करना है ना, पूछेगा भी नहीं और आ भी गया तो बता भी नहीं पाओगे ठीक से क्या है, बस खाली ये नंबर याद कर। ये तो सिर्फ दिखाने के लिए बता दिया मैंने। जैसे 6 उसमें भी आता है ना सर, वो अपन मालवा का पठार वगैरह की हाँ। write करते हैं। वो था 88822। चलिए बढ़े आगे, याद रहेगा ये क्षेत्रफल याद कर। अब देखो सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी। क्या आएगी इसमें? थोड़ी सी दिक्कत, क्योंकि आपको पता है वर्तमान में बहुत सारे क्या बने नए जिले, उनके डाटा भी आ जाते हैं छोटे जिले में। बड़े में तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा तो हो गया फिक्स, छोटे जिले में दिक्कत है। ऑप्शन के अनुसार देखना है आपको, तो जितने नए नए जिले बन रहे हैं ना वो देखना। देखा अगर आपसे 2011 की जनगणना के अनुसार पूछे सबसे छोटा जिला, तो वो कौन था? दतिया। 2011 की जनगणना, अब हमें पता है 2011 के बाद तो बहुत सारे जिले बन गए हमारे, तो वो भी छोटे होंगे बहुत सारे। तो आपको विवेक का इस्तेमाल करना है, वहाँ पे ऑप्शन क्या दे रहा है वो। आया समझ में? तो देखो सबसे छोटा जिला कौन है? निवाड़ी, ये फिक्स है। अब देखो मैंने यहाँ पे पांडुरना रखा है, हो सकता है किसी बुक में ये ना दिया हो, ये मैंने खुद बना के दिया है, क्योंकि पांडुरना की साइड पे जाओगे तो उसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 522 वर्ग किलोमीटर। और इसका निवाड़ी का 12-13 कुछ 1170, 13-18 ऐसा कुछ दे रखा है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 13-18 भी दे रखा तो फिर भी कम है। तो सबसे कम कौन सा है? निवाड़ी का। फिर कौन है? पांडुरना। ये पांडुरना को मैं रखा। फिर देखो दतिया। तब सुनो बात, अगर ये तो पहले थे ही नहीं 2011 में, तो पहले नंबर पे कौन था? दतिया। तो बहुत सारी बुकों में अभी भी दतिया दतिया ही चल रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला तो कौन है? दतिया। परंतु अगर हम लेटेस्ट में देखेंगे तो कौन आएगा? निवाड़ी, फिर कौन आएगा? पांडुरना, फिर कौन है? दतिया, फिर कौन है? भोपाल। ये क्षेत्रफल याद करना आपको। क्षेत्रफल कुछ भी याद नहीं करना है, खाली नंबर याद कर लेना। तो देखो पहले नंबर पे कौन है? निवाड़ी। दूसरे नंबर पे कौन है? पांडुरना, ये रहा यहाँ पे पांडुरना पड़ोस में। तीसरे नंबर पे कौन है? दतिया। और चौथे नंबर पे कौन है? भोपाल। तो देखो अगर यूं क्रम देखते पहले, तो देखो ऐसा क्रम बनता हमारा त्रिभुज, ये कभी आया ना बीच में, पहले निवाड़ी, दतिया और भोपाल। देखो फिर बना एक त्रिभुज, और यहाँ पे कौन है? पांडुर। कोई दिक्कत आपको? तो पांडुरना को बीच में ले आना आपको, ये याद रहेगा। क्षेत्रफल का अनुसार जरूर याद करना। सबसे छोटा जिला कौन है? निवाड़ी। या तो कभी कभी क्या करता है वो सिंपल एक फैक्ट ही पूछ लेता है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सिंपल प्रश्न बन जाएगा। हो सकता है ऐसा दे दे, अच्छा निम्नलिखित में से जिलों को उनके घटते क्रम में या बढ़ते क्रम बनाइए क्षेत्रफल की दृष्टि से, तब आपको 4-5 जिले याद होना चाहिए। बढ़े आगे, अरे बढ़े। फिर देखो मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। अब मुझे बताओ आप सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे होगी? अरे बालक लोग, वहां पे होगी जहाँ पे सबसे ज्यादा विकास है। और सबसे ज्यादा विकास कहाँ पर है? इंदौर, मालवा के पठार में। और उस मालवा के पठार में जाओगे तो सबसे पहले नंबर पे कौन मिलेगा? इंदौर। अब देखो इंदौर की खास बात देखो, जो जो बोल रहा हूँ वो सुनना अच्छे से। मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा जनसंख्या इंदौर, सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर इंदौर। आया समझ में? और मैं पूछूं अगर सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या तो इंदौर, प्रतिशत में पूछेगा तो भोपाल। दोनों का लॉजिक याद करना है आपको, कंफ्यूजन तो नहीं रहे। मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर इंदौर, और एक होता है नगरीय जनसंख्या, नगर में रहने वाली संख्या। तो सिर्फ संख्या पूछेगा तो इंदौर, प्रतिशत पूछेगा तो भोपाल। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत तो भोपाल। कोई दिक्कत? ये याद रहेगा। सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या भी इंदौर में, तो ये एससी वाला है, टी मत कर देना। तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जनसंख्या इंदौर में, प्रतिशत में पूछे तो उज्जैन में। क्या याद रहेगी? प्रतिशत में कौन है? ये एक एक जिले पर आगे मैं सबको बताऊंगा, आपको लोड नहीं लेना है, इसमें कोई दिक्कत। सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या पूछे तो देखो इसका पड़ोसी लेना, इंदौर का पड़ोसी रहेगी बात आपको याद। पड़ोसी पकड़ना बस। इंदौर पहले एससी में आ गया, एसटी वाले ने बोला अच्छा अब हम आएंगे पहले नंबर पे, तो इंदौर का ही पड़ोसी पकड़ लेना।
अच्छा परसेंट में ही आ गया, तो फिर अलीराजपुर ने बोला हम क्यों पीछे रहेंगे, तो परसेंट में हम आ गए। ऐसे याद करना आपको, मैप से रहेगी बात आपको याद। ये तो ऐसे पढ़ने लगोगे ना तो आपका ही परसेंटेज निकल जाएगा सारा, 2-3% में आ जाओगे आप। रहेगी एससी पूछे तो इंदौर, परसेंट पूछे तो उज्जैन। पढ़ो अब ये एससी आ गया, तो अब एसटी वाले ने बोला हमें भी ले लो, तो सबसे ज़्यादा में कौन आएगा, धार। ये कुल जनसंख्या में आ गया, प्रतिशत में बोला अलीराजपुर। आया समझने, ये इसमें कोई दिक्कत आपको। अब देखो न्यूनतम की बात करेंगे, अगर आपसे कोई पूछे न्यूनतम एससी जनसंख्या, न्यूनतम एससी जनसंख्या, तो वो मिलेगा झाबुआ में। एससी क्या मिलेगी, तो देखो एससी यहाँ पे ज़्यादा है, तो एससी तो एसटी जहाँ पे सबसे ज़्यादा वहाँ पे एससी क्या होगी, सबसे कम। आया समझ, एससी की बात करें तो झाबुआ में सबसे कम है। आया समझ, मैं आपसे पूछूं एसटी सबसे कम है तो वो है भिंड में। एसटी जनसंख्या सबसे ज़्यादा कम है भिंड में। और सुना एक और चीज़ याद करना है, जो संख्या में कम होगा ना परसेंट में कम निकल के आएगा वो। एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको लॉजिक, देखो वृद्धि में ज़्यादा में तो ज़्यादा संख्या वाला अलग रहेगा और प्रतिशत में पूछेगा तो अलग आ जाएगा, किंतु न्यूनतम वाले में तो वही रहेगा, फिक्स रहेगा। अब मैंने पूछा ना न्यूनतम जनसंख्या एसटी तो भिंड, अगर प्रतिशत की दृष्टि से पूछूं तो भी भिंड, कोई दिक्कत। प्रतिशत की बात चल रही है, एससी पूछूं या एसटी, प्रतिशत दोनों में क्या आएगा, भिंड, कोई दिक्कत। बढ़े आगे, फिर जैसे आपसे मैं पूछूं, अच्छा अभी मैंने क्या बताया, सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या, अरे इंदौर, प्रतिशत में पूछा तो भोपाल, ये रहा भोपाल, बीपीएल, बचपन में बीपीएल लिखा था ना आपने, बीपीएल, तो परसेंट में सबसे ज्यादा बीपीएल है। अरे बीपीएल कार्ड भी बनाए, बिलो पॉवर्टी लाइन, एक बीपीएल बचपन में लिख के घूमते थे, फिर जिसके हाथ में नहीं निकलता उसको मारते भी थे, एक ओके लिख के भी करते थे। ऐसी हरकतें बचपन में पढ़ाई लिखाई नहीं करी, यही करा बस ये बचपन में कुछ चाहिए ना। अरे कुछ भी नहीं, बच्चे खेलते कि नहीं खेलते, खेलने का एक तरीका था ये, मारना पीटने का तरीका। तो सुनो, कोई यहाँ पे हाथ पे लिख के नहीं आता, दिल पे लिख के आता था, फिर कपड़े निकाल के बताता था, देखो मेरे ऐसे भी प्राणी होते थे कुछ, इस टाइप के भी प्राणी होते थे कुछ, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं नगरीय जनसंख्या तो इंदौर, प्रतिशत पूछूं तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत तो भोपाल। अब एक और याद करना, अगर अच्छा ये नगरी वाला गया तो ग्रामीण वाला भी कहीं ना कहीं घूम रहा होगा। सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या पूछो, सुनना बात, तो रीवा है। कौन है, अब ये परसेंटेज हो सकता है बदल गया हो, क्यों बदल गया हो, क्योंकि मऊगंज से। अगर मैं पूछूं प्रतिशत, सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत, तो है डिंडोरी। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, तो डिंडोरी क्या है, सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे, प्रतिशत में सबसे ज्यादा, तो प्रतिशत में डिंडोरी। कुल जनसंख्या ग्रामीण पूछे सबसे ज्यादा तो रीवा, कोई दिक्कत आपको। सबसे ज्यादा जनसंख्या लिंगानुपात पूछे तो बालाघाट, कोई दिक्कत। और ये जो मध्य भारत वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे लिंगानुपात सबसे कम है। बालाघाट को अलग होने से लिंगानुपात में फर्क है? बालाघाट कहाँ अलग हुआ, छिंदवाड़ा, तो बालाघाट की बात चल रही ना। सबसे ज्यादा लिंगानुपात बाला, तो बाला में बालक ढूंढ लेंगे हम, बाला से बालाघाट। अभी मैं आगे सारी चीज बताऊंगा, अभी सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, कैसे करना है आपको, आए समझ में आपको। बालक, बालक याद कर लेना, तो बालक की संख्या पूछ रहे, ये लिंगानुपात पूछे तो बालाघाट। न्यूनतम पूछेगा तो आपसे भिंड लिंगानुपात में, और एक शिशु लिंगानुपात अलग होता है, तो शिशु लिंगानुपात थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आए समझ, आगे पढ़ेंगे हम थोड़ा सा, क्या करेंगे अब आगे पढ़ेंगे। अगर आपसे पूछे अच्छा सबसे ज्यादा जनसंख्या, अच्छा सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला, तो जबलपुर। आया समझ में। महिला साक्षरता पूछे तो भोपाल, कोई दिक्कत। आगे हम सब पढ़ेंगे, खाली एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूं मैं आपको कि कैसे कैसे हमें पढ़ना है। बड़े आगे ये जिले याद रखोगे आप, तो देखो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले में पहले नंबर पे कौन है, फिर कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है, फिर भोपाल। अब सुनना बात, हम हमेशा चार सिटी को कंपेयर करेंगे, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर, ये चार सिटी हमारे लिए मुख्य है।
अब सुनो बात, सबसे बड़ा तो इंदौर भी है, जनसंख्या भी ज़्यादा है। अभी देख लिया मैं क्यों है सबसे ज़्यादा, क्योंकि डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा है, वहीं पे लोग ज़्यादा रहेंगे। तो ऐसा जरूरी थोड़ी थी कि इंदौर के लोगों ने जनसंख्या बढ़े, बाहर से लोग भी तो आ सकते हैं, जनसंख्या तो टोटल काउंट होगी। तो जबलपुर मतलब इंदौर, इसका पड़ोसी बोला अच्छा मुझे ले लो, तो फिर कौन आया, जबलपुर। अच्छा जबलपुर है, तो बोला सागर बोला हमें क्या दिक्कत है भैया साहब, हमें ले लो। भोपाल बोला अच्छा है, सबकी बात करो मेरी बात कर लो, तो भोपाल आया समझ में, बन गया एक चतुर्भुज। रीवा वीवा तक मत जाना, 4 बहुत है, अरे बन गया चतुर्भुज बस। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या दूसरे नंबर पर, तीसरे पे फिर भोपाल। ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले जिले। अब सबसे कम वाले की बात कर लो, तो सबसे कम में देखो पहले नंबर पे कौन आ गया है, पांडुरना। ये नया डाटा है, हो सकता है एग्जाम में या पांडुरना ना दे। अब देखो एक और बात बताता हूँ कि कितने नशेड़ी लोग होते हैं ये। सुनो बात, पांडुरना की साइट पे जाऊंगा ना तो पांडुरना.nhc.in, तो देखो पांडुरना में भी लिखा उसने 55वां जिला। और सुनो मेयर की साइट पे जाओगे ना, उसने भी लिखा 55वां जिला। बताओ इतने तो नशे वाले रहते हैं दोनों की साइड पे, वो भी सरकारी साइट। आ रहा है समझ में कुछ क्या बोल रहा हूँ मैं? इतने नशे में रहते हैं ये लोग, इनको यही नहीं पता है कि पहले कौन बना है। दोनों की घोषणा हो चुकी है साथ में, अब ये नहीं दिखाई कर पा रहा है कि हम पहले है कि वो कौन पहले है। साइट पे जाके देखो आप, सरकारी साइट पे जाके, और मान लो MPPS ने प्रश्न पूछ लिया 54वां जिला कौन बना, तो फिर क्या बताओगे? बना ही नहीं हो बोलना। तो बना कौन है? पांडुरना। 55वां कौन है? महल। दोनों ने 55-55 लिख रखा है ऑफिशियल साइट पे, सरकारी साइट पे। चलो अपन माने इधर उधर किसी ने लिख दिया हो गलती से, इन्होंने खुद ने लिखा है। इससे समझ में आता है कितने नशे में रहते हैं। तो आया समझ में? तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या किसकी है? पांडुरना। अगर पांडुरना ना आए तो फिर तो कौन आएगा? निवाड़ी। तो निवाड़ी आएगा, फिर कौन है? देखो ये सब नए नए जिले बने हुए देखो। तो निवाड़ी, फिर कौन है? आगरमालवा। और 2011 की जनगणना के अनुसार देखोगे तो हरदा को उसने बोल रखा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हरदा था। उसके बाद कौन बना? आगरमालवा। फिर उसके बाद बहुत सारे बने और 2-4 जिले निवाड़ी बना, और अभी वर्तमान और बन गए। फिर देखो मऊगंज को मैंने ऊपर लिया है, और फिर कौन किसको लिया है मैंने? उमरिया को। तो मऊगंज को भी ध्यान रखना है। ये डाटा मैंने दे दिया लेटेस्ट वाला, ये पढ़ के जाना आपको कौन क्या काम है। तो देखो सबसे कम कौन है? सबसे कम कौन है? पांडुरना। पहले नंबर पे कौन है? पांडुरना। दूसरे नंबर पे कौन है? निवाड़ी। तीसरे नंबर पे कौन है? आगरमालवा। और फिर कौन है? हरदा। देखो यहाँ भी एक सिंपल वाला त्रिभुज बना, देखो क्रम से, पांडुरना, निवाड़ी, आगरमालवा और फिर हरदा। देखो ब्रेक हो रहा है कहीं भी? क्रॉस लाइन कर रहा है क्या वो? अरे लाइन क्रॉस कर रहा है क्या? याद रहेगा आपको, बस ऐसे बना देना। तो ये न्यूनतम वाले हैं और ये अधिकतम वाले हैं। तो न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले। कोई दिक्कत? ठीक है, बड़े आगे ऐसे याद करना आपको, बार बार मैप बना बना के, तो आपको याद रहेगा। फिर देखो यहाँ पे लिखा है जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले। क्या लिखा है? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले ये जिले। ये भी पूछ सकता है आपसे सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ पे हुई। तो देखो पहले नंबर पे कौन है? सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई, तभी तो सबसे ज्यादा जनसंख्या हुई उसकी। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या में वृद्धि हुई। फिर दूसरे नंबर पे कौन है? फिर कौन है? फिर कौन है? ठीक है, 4 याद कर लोगे बहुत है। तो सबसे पहले नंबर पे कौन है? इंदौर। दूसरे नंबर पे कौन है? ये झाबुआ ऊपर है थोड़ा सा। फिर कौन है? भोपाल। तीसरे नंबर पे। और चौथे नंबर पे कौन है? ये सिंगरौली। कोई दिक्कत? क्या? अरे कोई दिक्कत? ऐसे ही तो है वो। इंदौर याद करना, फिर सीधी लाइन निकाल देना झाबुआ से, झाबुआ भोपाल से सीधी ट्रेन निकाल देना एकदम। रैली में जा रहे हैं देखो। ये आगे 4 नाम भी याद कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। फिर देखो न्यूनतम वाले क्या है? न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर। सबसे जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पे कम हुई है? अनूपपुर में। फिर कौन है? फिर कौन है? फिर कौन है? फिर बालाघाट। अब देखो इसमें थोड़ा क्रम टूट गया है। सबसे पहले कौन है? कलर का पेन। ये तो याद करना है पहले नंबर पे सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर किसकी है। देखो जनसंख्या वृद्धि दर का मतलब ये हुआ
कि 2011 में कुछ जनसंख्या होगी, मतलब सॉरी 2001 में कुछ जनसंख्या होगी और 2011 में कुछ जनसंख्या होगी। तो 2011 की जनसंख्या में से किसको घटाएंगे, 2001 की, तब कुछ जनसंख्या बचेगी और उसको डिवाइड कर देंगे 2001 की जनसंख्या से, तो जो निकल के आएगा वही क्या है, मेरी जनसंख्या वृद्धि दर। आया समझ में? तो ऐसा हमने निकाला तो सबसे कम किसकी निकली, अनूपपुर की निकली। जनसंख्या वृद्धि दर समझ में आ गया। वृद्धि दर का मतलब कि 10 साल में कितनी जनसंख्या उसकी बढ़ी। तो सबसे कम किसकी बढ़ी है, अनूपपुर की, और सबसे ज़्यादा किसकी बढ़ी है, इंदौर की। ये समझ में आ रहा है, जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या, नहीं तो पता चले यही समझ में नहीं आया। अनूपपुर की बात कौन है, बैतूल। बैतूल की बात कौन है, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा इसका पड़ोसी ही रहा। फिर कौन है, मंदसौर। ये रहा मंदसौर। बस इतने ही याद कर लेना आप। ये बालाघाट नहीं है। 4 भी याद कर लो काम हो जाएगा। क्रॉस बना दो सर। ठीक है, बना देना, ऐसे घुमा के ऐसे कर देना। बार बार ऐसे प्रैक्टिस करना रफ पेज पे, तो आपको याद हो जाएगी। कोई दिक्कत इसमें? बढ़े आगे, बढ़े। अब देखो यहाँ पे लिखा है जनसंख्या घनत्व। मैंने जनसंख्या घनत्व को भी यही ले लिया। अब जनसंख्या घनत्व का मतलब भी मैंने बताया ना कि कुल जिले की जनसंख्या उसमें डिवाइड कर देंगे कुल क्षेत्रफल से, तो हमें क्या मिल जाएगा, जनसंख्या घनत्व। अब मुझे बताओ जनसंख्या घनत्व कहाँ पे ज़्यादा होगा, जो जिला छोटा होगा और जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगी, और ऐसे जिले वही होंगे जो विकसित होंगे। तो सुनो, भोपाल सबसे छोटा है अभी, देखो इस क्षेत्रफल में। देखो इंदौर भी बड़ा जिला है, जबलपुर भी बड़ा जिला है और ग्वालियर भी बड़ा जिला है। छोटा कौन मिलेगा हमें, भोपाल। तो भोपाल की जो जनसंख्या है उसमें भोपाल के क्षेत्रफल का जब डिवाइड करा मैंने, देखा अभी देखा था ना, सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले में मिला था ना भोपाल, तीसरे नंबर पे। तो जब कम संख्या का डिवाइड करूंगा मैं, घनत्व का मतलब क्या होता है, कुल जनसंख्या डिवाइड बाय कुल क्षेत्रफल। तो कुल क्षेत्रफल जिसका कम होगा तो घनत्व उसका सबसे ज़्यादा होगा। तो भोपाल का घनत्व सबसे ज़्यादा है। तो जो मेन सिटी होती है ना उसका घनत्व ज़्यादा होता है। जैसे अभी वर्तमान में भारत में देखो सबसे ज़्यादा घनत्व है दिल्ली का, 1000 से भी ऊपर है। आया समझ में? और इधर किसका है, भोपाल का। तो सबसे पहले नंबर पे कौन है, भोपाल। हो सकता है नंबर याद हो जाए तो नंबर भी याद कर ले। कितना है, 855। 855 का मतलब ये होगा कि 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर कितने लोग मिलेंगे में, 855 लोग मिलेंगे में। 1 वर्ग किलोमीटर का मतलब क्या होता है, 1 किलोमीटर इधर चलो और 1 किलोमीटर इधर चलो, जितना क्षेत्र आएगा उसको क्या बोल दूंगा मैं, 1 वर्ग किलोमीटर। है 1 का इंटू 1 में 1 वर्ग किलोमीटर। कितने लोग मिल रहे मुझे, 855। मध्य प्रदेश का घनत्व देखा था कितना था वो, 236। तो देखो कितना ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे कौन है, इंदौर। फिर कौन है, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। देखो पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है। तो ग्वालियर ने बोला हमारी भी बात कर लो, जब से तुम्हारी बात कर रहे हो। तो बड़ी सिटी का ग्वालियर, ग्वालियर के ऊपर मुरैना। ठीक है, 4 नाम भी याद कर लोगे आपका काम बन जाए। वैसे तो 3 ही दे रखे बुक में, पर मैंने फिर भी 5 लिख रखे हैं आपके, याद रहेगी बात। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। कोई दिक्कत इसमें? जनसंख्या घनत्व की बात चल रही है। फिर क्या पढ़ेंगे हम, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है, तो सबसे कम किसका है, डिंडोरी का। डिंडोरी का कितना है देखो, 94। 94 का मतलब कि 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर कितने लोग मिलेंगे मुझे, 94। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, डिंडोरी। डिंडोरी के बाद कौन है, श्योपुर। श्योपुर के बाद कौन है, पन्ना। ये रहा पन्ना। सर अनूपपुर में अपन ने क्या निकाला था, परसेंटेज? वो जनसंख्या वृद्धि दर कि कितनी जनसंख्या में वृद्धि हुई, पिछली जनसंख्या से जो अगली जनसंख्या है उसमें कितनी वृद्धि हुई। सबसे कम किसने की थी, अनूपपुर। ये क्या पढ़ रहा है, घनत्व। सबसे कम लोग रहते हैं यहाँ पे डिंडोरी में। और वैसे पता आपको जनजाति वाला क्षेत्र है क्या है, सर आपने बोला था कि यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। सबसे ज्यादा रहती है। अभी आगे आएंगे ग्रामीण जनसंख्या, कंश सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, प्रतिशत बोला था डिंडोरी में। ठीक है, तो गांव में रहते हैं ना, गांव का परसेंट का मतलब क्या हुआ, गांव में रहेंगे। जैसे मान लो 100 लोग के गांव के, मतलब डिंडोरी के, तो मान लो पता चला कि 95 लोग तो गांव में रह रहे, 5 लोग शहर में रह रहे, तो ग्रामीण जनसंख्या वो परसेंट। देखो परसेंट एक अलग चीज़ होती है। आया समझ में बात? बड़े आगे याद रहेगा आपको, सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो कहाँ पे, डिंडोरी। फिर कौन है,
और फिर कौन है पन्ना। और देखो बेतुल रायसन को दोनों का घनत्व क्या है, एक जैसा है, तो दोनों सेम सेम है। रहेगी बात आपको, दोनों को क्या रखा मैंने, सेम। बढ़े आगे, कोई दिक्कत इसमें आपको? ये देख लिया आपने, ऊपर देख लिया ना, मध्य प्रदेश जनसंख्या घनत्व तो मैंने बताई दिया। जनसंख्या घनत्व की भी देखो परिभाषा भी लिखी है उसने कि कुल जनसंख्या को ऊपर लेना है, कुल क्षेत्रफल से क्या कर देना है, डिवाइड। तो क्या आ जाएगा, जनसंख्या घनत्व। फिर देखो लिंगानुपात। लिंगानुपात की परिभाषा भी मैंने बताई थी आपको कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जितनी होगी उसको क्या बोलेंगे, लिंगानुपात। एक होता है शिशु लिंगानुपात। तो शिशु किसको बोलेंगे, जो 10 साल का होगा उसको बोलेंगे कि 5 साल 6 साल। ठीक है, पर सुनो आजकल के तो 3 साल में ही शिशु रहते हैं, फिर तो बड़े हो जाते हैं वो। आए समझ में? आजकल शिशु की परिभाषा बदल गई, ये पुरानी शिशु की परिभाषा 2011 वाली। तो जब अब शिशु लिंगानुपात पूछेगा, देखो लिंगानुपात पूछेगा तो कुल निकाल देंगे, उसमें सब निकाल देंगे, बच्चे सब ले लेंगे। ऐसा नहीं मत करना पड़ेगा कि बच्चों को हटा दे, सब ले लेंगे। 1000 जनसंख्या पे कितने महिलाएं। शिशु लिंगानुपात पूछेंगे तो शिशु लिंगानुपात का मतलब ये हुआ कि देश मतलब मध्य प्रदेश में 0 से 6 वर्ष की जो जितनी भी जनसंख्या है, बच्चे बच्ची दोनों, उसमें देखेंगे कि उसमें कितनी बालिकाएं हैं। आया समझ में? तो 0 से कितना लेंगे हम, 6। हो सकता है कहीं कहीं अलग अलग भी दे रखा। देखो इसमें भी अलग अलग चीजें आती है। एक तो शिशु लिंगानुपात है, आप स्वास्थ्य के अंदर पढ़ोगे। एक होता है नवजात शिशु। क्या होता है, नवजात शिशु उसको बोलते हैं जो सिर्फ जन्म से 28 दिन के अंदर जो होता है ना, उस शिशु को क्या बोलते हैं हम, नवजात शिशु। तो नवजात शिशु भी होता है सर, 0 से 6 ही है ऑफिशियली। अरे ये तो अलग चीज है, मैं एक और बता रहा हूँ। ये तो शिशु लिंगानुपात है, मैं नवजात शिशु की बात कर रहा हूँ कि नवजात शिशु लिंगानुपात जब निकालोगे ना तो वो क्या आएगा, 0 से 28 दिन के अंदर। ठीक है, क्या सब देखते हैं, अलग अलग निकालते, जब निकालोगे ना तो अलग अलग आती। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो जब शिशु जब पूछेगा वो, तो वो वाला शिशु अलग आएगा। आया समझ में? मतलब नवजात बोलते हैं उसको। तो वो कितना लेते हैं उसमें, 0 से 28 दिन के अंदर लेते हैं। उसकी मृत्यु दर निकालते हैं। अच्छा कोई बच्चा जन्म ले रहा है, 28 दिन के अंदर किसी बच्चे की मृत्यु हो गई तो उसको बोलते हैं शिशु मृत्यु, नवजात मृत्यु दर। ये शिशु मृत्यु दर अलग होती है, नवजात शिशु मृत्यु दर अलग होती है। कोई दिक्कत? ये लिखा है देखो, शिशु लिंगानुपात में कितने लेते हैं, 0 से 6 वर्ष आयु समूह के बच्चों को शामिल करते हैं। और वही करेंगे, 0 से 6 वर्ष की आयु के अंदर जितने बालक है उन पर कितनी बालिकाएं हैं। ठीक है, निकाल देंगे 1000 पर। तो जो भी निकल के आएगा उसको क्या बोलेंगे, शिशु लिंगानुपात। ये लिखा है। तो देखो मध्य प्रदेश में शिशु लिंगानुपात कितना है, 918। इससे क्या समझ में आया कि अच्छा वैसे हमारा लिंगानुपात कितना है, 931। और शिशु लिंगानुपात कितना है, 918। मतलब शिशु लिंगानुपात कम है। 9 में 1 कम कर दिया 8। ये ऐसा भी याद कर दो, 9 दूनी 18। ऐसे भी याद कर सकते हो आप। देखो 9 में से 1 कम करा तो 8, ऐसे भी याद कर सकते हो। और सुनो भारत का शिशु लिंगानुपात भी यही है, कभी याद रखना हो तो 918। पुराना बाद में याद करेंगे। देखो पुराना कितना था, 932। कम हो गया है वो, मतलब 2011 में क्या हो गया है, कम। तो कितना कम हो गया है, 14। कितना कम हो गया है? हो सकता है यही पूछ ले कि कितने की कमी हुई है। अच्छे कामों में पीछे। देखो यही बोला था मैंने, अच्छे कामों में पीछे ही मिलेगा, बुरे कामों में आगे नहीं। देखो भारत की जनसंख्या वृद्धि तो इसकी जनसंख्या वृद्धि देखो, तो जनसंख्या वृद्धि में आगे निकलेगा, पढ़ने लिखने में पीछे। ठीक है, बढ़े आगे, ग्रामीण जनसंख्या में आगे। ये समझ में आ रहा लॉजिक आपको? वर्तमान में कितना है, 918। 918 याद कर लोगे, 9 दूनी 18, या 9 में से 1 कम करा तो 8 आया। कोई दिक्कत? बढ़े आगे। ये एक डाटा दे रखा है मैंने, खाली इसको देखना है, ऐसा घबराना नहीं है, खाली समझाने के लिए बताया है, नहीं तो पता चला सर टेबल यही भेस हो गए। तो देखो ये तो 20-20 साल का डिफरेंस लिया है। अब इससे ये पता, खाली इतना सा बताना चाहता हूँ मैं। देखो पहले शिशु लिंगानुपात, देखो पहले लिंगानुपात कितना था, देखो 972। ये 1972 कर दिया क्या उसने, 972 है वो। कितना है, अरे कितना है, 900, 1972 तो बहुत हो जाएगा। अरे कोई दिक्कत नहीं, सब समझदार लोग हैं, मानव से गलती हो जाती है, भगवान कोई भी नहीं होते। वो क्या करा, पुराने कोई डाटा थे उस पर उन्होंने कॉपी मारा, कॉपी पेस्ट तो एक हटाना भूल गए। सुनना बात,
कितना था 972, मतलब 1000 पे कितना था 972। अब देखो घट रहा है, देखो इससे ये समझना है, मैं खाली ये बताना चाहता हूँ आपको कि पहले लिंगानुपात कितना था, देखो 972, और फिर देखो घटा, लगातार घटा, देखो कहाँ तक घटा, 2001 तक घटा, घटा कि नहीं घटा, फिर 11 में जाके बढ़ा है। इतना याद रहेगा, पहले लिंगानुपात क्या कर रहा है, लगातार घट रहा है। तो हो सकता है मैं ये पूछ लो, अच्छा सबसे कम लिंगानुपात कब मिला हमें, 2001 में। बना दोगे ना, अगर मान लो ये प्रश्न एग्जाम में आ जाता ना, तब हिल जाते, हिल ही नहीं जाते, चक्कर भी आ जाते। तो कुछ भी नहीं, देखो ऐसे पढ़ोगे तो याद रहेगा। आपको याद नहीं करना है, क्या नहीं करना है, याद नहीं करना है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाना है। क्या बनाना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाना है आपको। बना लो कॉन्सेप्ट। मैडम चाय वाय पी के आया करो, बगासी मारो यहाँ पे, इधर आ जाओ, याद रहेगा। इतनी ठंड भी नहीं गिर रही है, दिखा, ये याद रहेगा कि इससे कॉन्सेप्ट ये निकला मेरा कि देखो पहले लिंगानुपात क्या था, ज़्यादा, 2001 तक कम हुआ है वो, 2001 के बाद बढ़ा है, 2011 में जाके बढ़ा है। तो मैं अगर आपसे पूछ लूँ, अच्छा मध्य प्रदेश या भारत में सबसे कम लिंगानुपात कब था, मध्य प्रदेश का भी सेम है, ये सबसे कम लिंगानुपात कब था, 2001 में। सिंपल सा डाटा बता दोगे आप, देखो 2001 में कितना था, 933, और बढ़ के कितना हो गया अब 943, मतलब 10 की क्या हो गई ये वृद्धि। सर सदी बदली को वो भी वेरिएशन में आता बस ऐसे याद कर लेना, बहुत सिंपल। मैडम ही दिमाग लगा रही, बाकी सब सो रहे हो क्या तुम? अरे ऐसे दिमाग लगाना, थोड़ा सा क्रिएटिव बनना है तो याद रहेगी चीज़, नहीं तो ऐसे याद करने बैठो ना 933 943, यहाँ क्रिएटिव होने से कुछ नहीं होता सर, वहाँ निकलना चाहिए। वहाँ निकलेगा। आप देखो अब निकलेगा आपका प्रीलिम से निकलेगा आप। फिर देखो यहाँ पे, इधर देख लो, यहाँ पे जो दे रखा क्या, प्रीलिम से निकालो आप, बिल्कुल प्रीलिम से निकलेगा आपका, मेरी गारंटी। पढ़ोगे अगर ईमानदारी से तो। सर 10th यूनिट भी आपको पढ़ाना, 10 यूनिट मैडम पढ़ाएगी। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ये आया समझ में। इसके साथ में मैंने यहाँ पे शिशु लिंगानुपात लिख रखा है। क्या लिख रखा है, सबका तो नहीं लिखा है, मेरे पास जो डाटा था उसका लिख दिया मैंने। क्या, पढ़ाना ना सर, आप प्लीज अच्छी इधर देख लो, तुम इधर आ जाओ पहले धरती पे, इधर आ जाओ। तो देखो शिशु लिंगानुपात ऐसे याद करना है, इधर आ जाओ। शिशु लिंगानुपात कैसे याद करना है, ऐसे। तो देखो डाटा आपको क्या करना है, 2001 2011 ऐसे डाटा लेके चलना है। तो देखो यहाँ पे लिंगानुपात बढ़ा है, पर शिशु लिंगानुपात क्या हुआ है, घटा है। सेम कॉन्सेप्ट मध्य प्रदेश में लगाना है। यहाँ पे लिंगानुपात बढ़ा है, शिशु लिंगानुपात घटा है, याद रहेगा आपको कॉन्सेप्ट। अब देखो भारत में शिशु लिंगानुपात 2001 में कितना था, 927, घट के कितना हो गया 918, और मध्य प्रदेश का भी कितना 918। मतलब वर्तमान में मध्य प्रदेश और भारत का शिशु लिंगानुपात सेम है। और कैसे याद कर लोगे 918 को, 9 में से गया तो 8, या 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। इधर भी सर वो हो रहा है, ठीक है, सुन लो अब थोड़ा सा ये समझ में आ गया, 918 918, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, मतलब भारत का लिंगानुपात तो मध्य प्रदेश लिंगानुपात सेम है 2011 में। अब हमें ये पता है कि शिशु लिंगानुपात उल्टा है, उल्टा मतलब घटा है। ये लिंगानुपात तो बढ़ा है पर शिशु लिंगानुपात घटा है। तो 2001 में क्या होगा, लिंगानुपात ज़्यादा। तो देखो 9 दूनी 27, ये 19 सुनिए, 9 दूनी 18 होता है, 9 तिया 27, तो 9 तिया 27 याद रहेगा, अरे रहेगा। तो 9 3 27 से क्या गया, 9 दूनी 18। तो भारत का भी देखो याद करा दिया मैंने आपको, भारत का भी पढ़ाएंगे सारा भी आपको बाद में, ठीक है। मध्य प्रदेश का कितना था, 932। तो देखो मध्य प्रदेश की शिशु लिंगानुपात में ज़्यादा कमी आई है, कितने कमी आई है, 14 की कमी आई है। कोई दिक्कत है इसमें आपको, कमी बता दोगे। और मध्य भारत में पूछेगा तो देखो 9 की कमी आई है, 9 3 27, 9 3 27, 9 दूनी 18। कोई दिक्कत मैडम, बस ऐसे याद करना, आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है, घबराना नहीं इस चीज़ में। तो जैसे मैंने बनाया ना ऐसे बनाना, भाषा जैसे बुक में लिखा ना ऐसे मत पढ़ना। 2001 बनाना, 2011 बनाना, फिर यहाँ पे लिख देना भारत का लिंगानुपात और पास में लिख देना शिशु लिंगानुपात। यहाँ लिख देना मध्य प्रदेश का लिंगानुपात, यहाँ लिख देना शिशु लिंगानुपात। अब देखो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 2001 में कितना, देखो 19 कितना सिंपल है। तो 19 नहीं है मूर्ख बच्चों, कितना है 919, बढ़ के कितना हो गया 931। तो कितने का अंतर है, 12 का। कितने का अंतर है, तो लिंगानुपात में कितने की वृद्धि हुई है,
ऐसे फैक्ट पूछता है वो कि अच्छा लिंगानुपात में कितने की वृद्धि हुई, निकाल लोगे 919 से 931। तो देखो विषम विषम संख्या चल रही है, देखो यहाँ पे सम सम संख्या चल रही है, कॉमन सेंस लगा लोगे। बढ़े आगे, ये याद करना 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो याद हो जाएगी, ऐसे याद करोगे तो ही याद होगी। आप सोचोगे हम ऐसे याद कर लें तूफानी तरीके से, तो कोई तूफानी तरीका नहीं इसका। ये लिखा है मध्य प्रदेश सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, हम मध्य प्रदेश के पढ़ रहे हैं। अब देखो इसकी एक ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। देखो सबसे पहले नंबर पे कौन है, बालाघाट, फिर दूसरे नंबर पे कौन है, फिर कौन है मंडला, फिर कौन है डिंडोरी, फिर कौन है झाबुआ। देखो इसकी ट्रिक बताता हूँ मैं। बाला को बना देंगे बाली, और बाली किसकी, अली की। कहाँ पे खो गई थी, मंडप में, तो किसको कहाँ ढूंढने को, बुआ को। तो बाली अली की मंडप में ढूंढो बुआ। अरे बाली, अरे ऐसा सुन लो, बालक भी बना सकते हो, बालक घूम गया है। देखो बाली अली की मंडप में ढूंढो बुआ, बन गई ट्रिक। ऐसे याद कर। और लिंगानुपात ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या याद कर बोला मैंने, बुआ। ऐसे याद कर लोगे तो याद हो जाएगा। और सुनो बात, अगर मैं पूछूं, ये देखो ये लिंगानुपात, अगर मैं पूछूंगा शिशु लिंगानुपात, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, इधर आ जाओ, किसको अटेगा यार, इधर आ जाओ। अगर मैं इधर देखो, अगर मैं आपसे बोलूं शिशु लिंगानुपात, तो देखो एक कॉन्सेप्ट याद करना आपको। सर्वाधिक लिंगानुपात में पूछो ना शिशु, तो कुछ नहीं करना, इस अली को पहले नंबर पर बिठा देना है बस, कुछ नहीं करना है। या इस बालाघाट को तीसरे नंबर पर उठा देना, ऐसे ही होगा हर बार। जो लिंगानुपात आपने याद कर लिया ना भारत का, मतलब मध्य प्रदेश का शिशु, मतलब लिंगानुपात, अगर शिशु लिंगानुपात पूछे तो इस बालाघाट को कहाँ बिठा देना, तीसरे नंबर पर। तो पहले नंबर पर कौन आ जाएगा, फिर दूसरे पे कौन आएगा, मंडला। अब सुनना बात, खास बात, ये मंडला डिंडोरी दोनों साथ साथ आ जाएंगे, तो मंडला डिंडोरी का सेम सेम है। अगला कौन आ जाएगा, बालाघाट, फिर कौन आ जाएगा, झाबुआ। यह हो जाएगी शिशु लिंगानुपात वाली बात, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे दे रखा है, अरे अच्छा शिशु वाला ही दे रखा है, साथ साथ में बना दिया मैंने, ये न्यूनतम वाला नहीं देखा ताकि आपको याद रहे। देखो कुछ नहीं करा है, बालाघाट को उठा के नीचे पटक दिया है मैंने, बस पटकना ही तो था, उठा के तीसरे नंबर पर पटक दिया उसको। अरे आ रहा है समझ में, ये तीसरे नंबर पर पटक दिया यहाँ पे उठा के। तो देखो पहले नंबर पर कौन आ गया, देखो अलीराजपुर, फिर कौन आ गया, डिंडोरी मंडला सेम सेम है, फिर कौन आ गया, बालाघाट, और फिर कौन आ गया, बैतूल। बस 3-4 नाम याद करना है, बहुत काफ़ी है इसमें, कोई दिक्कत। एक चीज़ और याद करना है आपको, इसमें खास बात ये दिख रहे हैं हमें कि मध्य प्रदेश में ऐसे कितने जिले जिनका लिंगानुपात 1000 से ज़्यादा है, तो 4 रहेगी बात। MBBS में प्रश्न पूछा जा चुका है, और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है बालाघाट का। ये नंबर भी याद करना 10-21, बस इसका ही याद करना, बाकी किसी का याद करने की आवश्यकता बहुत सिंपल है। 10-21, 10-11, 10-8, 10-2 तो 990, कोई दिक्कत रहेगी बात आपको याद। उधर लिंगानुपात में सिर्फ अलीराजपुर का याद कर लेना, शिशु लिंगानुपात बस कितना है, 978। तो कुछ नहीं करना है, 9, 8, 7 लिखना है, 7 को उठा के बीच में पटक देना है, रहेगी बात आपको याद। तो लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कैसे याद करोगे, ऐसे हम न्यूनतम का भी करा याद करेंगे। किसका याद करेंगे, तो ये सर्वाधिक का हो गया काम खत्म। अब देखो अब लेंगे न्यूनतम लिंगानुपात, तो देखो न्यूनतम में वही ट्रिक काम करेगी। देखो यहाँ पे लिखा है न्यूनतम लिंगानुपात, तो देखो मैं बताता हूँ आपको, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे सबसे कम लिंगानुपात है। और देखो इसका बहुत सिंपल तरीका है, सबसे पहले कौन आएगा, भिंड, फिर दूसरे नंबर पर कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है, दतिया। बस ऐसा चक्कर घुमा देना है पकड़ के, ऐसे चक्कर घुमा देना, बार बार ऐसे चक्कर घुमाना आपको, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया। बचा कौन है, शिवपुरी, तो शिवपुरी आ जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है, घुमा दोगे पकड़ के। और सबसे कम कितना है, तो ये संख्या जरूर याद करना है, 833 रहेगा आपको याद। ये सबकी याद करने की आवश्यकता नहीं है, तो दे दिया आप सिर्फ लिख के, आपको सबकी याद नहीं करना, सिर्फ इतना याद करना है कि सबसे कम लिंगानुपात किसका है, भिंड का। और 4-5 जिले अगर पूछ ले तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया। बचा कौन है, सबसे कम लिंगानुपात तो फिर भी जो शादियों में लड़की की शादी में कितने पैसे देते हैं, इसीलिए तो कम है मैडम, लॉजिक लगाओ, लड़के वाले लेते हैं, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ मैं। अरे जनजाति नहीं है, सुनो बात, जो मैडम ने जो प्रश्न पूछा है, आपने बोला लिंगानुपात कम है, मतलब महिलाएं कम है, और महिलाएं क्यों कम है, सोचो बात, क्योंकि दहेज बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। मैं इस चीज़ से एग्री नहीं हूँ, पर सिर्फ बात बता रहा हूँ कि दहेज ज़्यादा ले रहे हैं, तो दहेज ज़्यादा रहेगा तो कोई भी बाप क्यों चाहेगा कि लड़कियाँ हो उसके घर, तो लिंगानुपात कम है, ठीक है।
बाकी अभी ऐसा कुछ भी नहीं वर्तमान में, ठीक है। लिंगानुपात मध्य प्रदेश का बढ़ चुका है, महिलाओं का राज चालू हो गया है, ठीक है। पुरुष आयोग बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कब के बोल कब से बोल रहे हो आप? इधर आ गया, ये आ गया समझ में बेटा? इधर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? न्यूनतम लिंगानुपात पूछेगा तो चक्कर घुमाता हो गया, चक्रा घुमाना है पकड़ के। अब सुनो बात, अगर मैं पूछूंगे न्यूनतम शिशु लिंगानुपात तो वही काम करना है। अब क्या काम करना है? इसी भिंड को तीसरे नंबर पर बिठा देना है। तो पहले नंबर पर कौन आ जाएगा? फिर कौन आ जाएगा? ग्वालियर। फिर कौन आ जाएगा? भिंड। फिर कौन आ जाएगा? थोड़ा उधर से चालू होगा, कुछ भी तो नहीं। अभी भिंडी से चालू हुआ था। अरे आपको तो ये करना है, बिठा के तीसरे पे बिठा देना बस। तीसरे नंबर पे क्या कर देंगे? बिठा देंगे। देखो तीसरे पे बिठाया ना मैंने, तो पहले कौन आ जाएगा? मुरैना, ग्वालियर, फिर आ जाएगा भिंड, फिर आ जाएगा दतिया। तो दोनों में ऐसा हुआ है। कोई दिक्कत है? लिंगानुपात में कोई दिक्कत है? और लिंगानुपात मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और एक और काम करना है आपको राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 पढ़ के जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये, क्योंकि 2011 की जनगणना में पढ़ा रहा हूँ आपको। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2005, मतलब 2005 नहीं, मतलब 5वां। हर 2-3 साल में मतलब डाटा आता है, क्योंकि ये अभी लेटेस्ट में जितने भी डाटा मिलेंगे ना आपको कि मध्य प्रदेश का लिंगानुपात बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है, कितना, ये इसी डाटा में पता करा है। तो जब बोलेगा तब उसके अनुसार बताना है। वो बोल देगा अच्छा राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 या 22-23 या 2020 के अनुसार मध्य प्रदेश में लिंगानुपात बताओ या मध्य प्रदेश में ये बताओ, तो उसके अनुसार डाटा बताना। उसके अनुसार डाटा से आपको चेंज मिलेगा। और उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बस उसमें लिंगानुपात पढ़ना है आपको। क्या पढ़ना है? लिंगानुपात वाला। थोड़ा बहुत और कुछ अच्छा लगता है जैसे साक्षरता दर, तो वो पढ़ लेना। हर कुछ नहीं पढ़ना है, जनसंख्या वृद्धि दर। सिर्फ क्या पढ़ना है? लिंगानुपात और साक्षरता दर, ये 2 चीज़ पढ़ना है। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को? बढ़ो आगे, ये सब पूछूंगा भी सही मैं आपसे, है ना, ऐसा नहीं बस खाली वाली बैठे हुआ आराम से। फिर देखो साक्षरता पे आ गए। एक होता है साक्षरता। तो अगर आप सबको पूछे अच्छा साक्षर किसको कहेंगे, तो ऐसे लोग लेंगे जो 7 साल से ज़्यादा है और जो किसी भी भाषा में पढ़ लिख सकते हैं, किसी भी भाषा को समझ सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम? साक्षर। और एक होती है साक्षरता दर। तो साक्षरता दर में कैसे निकालूंगा? एक तो हो गए साक्षर लोग। साक्षर लोग किसको बोलूंगा? ऐसे व्यक्ति जो 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक है और जो किसी भी एक भाषा को, जो भारत की जो हमें सूची है 7वीं सूची क्या 8वीं सूची, 8वीं सूची की जो 22 भाषा है उसके अंदर किसी भी एक भाषा को क्या कर सके, वो पढ़ लिख सके या समझ सके, उसको क्या बोलेंगे हम? साक्षर। और अगर निकालना साक्षरता दर तो कुछ नहीं करेंगे, साक्षर लोगों की संख्या ले लेंगे और डिवाइड कर देंगे 7 साल से अधिक जनसंख्या वाले को। भाग, पूरी जनसंख्या को भाग मत लगा देंगे। किसको लगा देंगे? 7 साल से अधिक जितनी जनसंख्या है भारत की उसे डिवाइड कर देंगे, तो जो भी निकल के इंटू कर देंगे 100। जो भी निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? साक्षरता दर। तो हम साक्षरता दर ही पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? ये परिभाषा, ये सब परिभाषा फर्जी पॉइंट है। फिर देखो यही लिखा है 7 साल थी पहले, कितनी थी? 4 वर्ष। फिर देखो मध्य प्रदेश में साक्षरता दर कितनी है? तो बहुत सिंपल सा है, देखो 693। 32 मत करना, सिर्फ 30 कर लेना इसको। तो 3 का पढ़ा ही तो है, मतलब 3 ही तो है। 3 दूना 6, 3 3 9। तो बार बार ऐसे पढ़ना 69.330 बस। कोई दिक्कत इसमें आपको? एक और चीज़ याद करना है आपको। अच्छा एक और चीज़ मैं पूछूं आपसे, जैसे मैंने पूछा जनसंख्या घनत्व लगातार बढ़ रहा है ना, ऐसा हो सकता है कभी घटेगा? ऐसे भी अगर आप सबको पीछे साक्षरता दर लगातार बढ़ रही है, आया समझे? पहले साक्षरता दर से 1951 में कम थी, अब लगातार बढ़ रही नहीं बढ़ रही? तो पिछले 2001 की मतलब 2001 में जनसंख्या दर क्या होगी? कम, उसकी तुलना में बढ़ी है। तो ऐसे परसेंट भी पूछ लेते, अच्छा कितनी बढ़ी है, कितनी घटी है, तो बढ़ेगी। ऐसे भारत की भी बढ़ेगी, भारत की ज़्यादा बढ़ेगी, मध्य प्रदेश की, इसमें कोई दिक्कत? फिर एक और चीज़ याद करना, जैसे साक्षरता दर निकाला तो उसमें पुरुष साक्षरता दर ज़्यादा होगी कम? ज़्यादा। तो ये औसत है, पुरुष साक्षरता दर का औसत निकालूंगा तो ज़्यादा, महिला साक्षरता दर का औसत निकालूंगा तो कम। कोई दिक्कत आपको? फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाल दूंगा मैं कि अच्छा पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर में कितने का अंतर है। तो पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 78.73। कितनी है? और महिला की सुनूंगा तो महिला में कुछ नहीं करना, एक कम कर देना, यहाँ पे 59 कर देना। कहाँ गई महिला है? ये रही महिला है। ये बात का है ना, इतना ज़्यादा लोड नहीं लेना बात के लिए, ऊपर ऊपर याद करना आपको। कितना याद करना है? ऊपर 69.3
पुरुष की देखूंगा तो देखो कितना बढ़ गया है 78.73, मतलब लगभग 78 हो गया वो। लगभग देखूंगा तो कितना हो गया है 78। तो अगर कुल औसत से कितना ज़्यादा है, अरे 19% बालक, 20% है ना, 69 से। तो लगभग कितना मिलेगा आपको 9, हाँ, लगभग 9। और महिलाओं का कितना है लगभग 10 कम है। तो लगभग कितना, दोनों का डिफरेंस पूछूंगा तो कितना आ जाएगा 19, वो 19.5 आएगा वो, पर लगभग की बात कर रहा हूँ। तो महिला साक्षरता दर और पुरुष साक्षरता दर में अंतर निकाल लोगे इसे, तो आपको कुछ नहीं याद करना है। अब आप इससे ये समझ में आया, सुन लो बात, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है, 69.30 याद करना है बस। सुनो बात, कितना करना है आपको 69.30, मैं इतना लूँगा। पुरुष साक्षरता दर कितनी बढ़ा दूंगा मैं 9, लगभग, तो कितनी आ जाएगी 78 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी मैडम, राजी हो कि नहीं इस बात से। और महिलाओं में जस्ट एक कम कर दूंगा, मतलब 10 कम कर दूंगा, कितना आ जाएगा 59.3, लगभग इतना आ जाएगा। अरे 10 कम कर दिया ना इसमें मैंने, तो ये कितना कम कर दिया 10। तो इन दोनों का अंतर पूछूंगा तो बता दोगे कितना आ जाएगा, 19 पॉइंट कुछ आएगा, तो निकाल लोगे अंतर। तो ऐसे ही याद करना बार बार आपको। और यहाँ पे भी लिखा है देखो 9, तो 9 को क्या कर दिया मैंने, बढ़ा दिया। वो खुद ही बता रहा है कितना बढ़ा दो, अरे कितना बोल रहा है वो खुद ही, 69.30 है तो खुद ही क्या बोला, कितना बढ़ा दो 9 बढ़ा दूंगा, लगभग कितना आ जाएगा 78%। और महिलाओं में कितना कर दिया मैंने 10 कम, यहाँ 9 बढ़ा दिया तो यहाँ कितना कर दिया 10। दोनों में डिफरेंस पूछे, महिला पुरुष साक्षरता दर में, तो कोई दिक्कत इसमें आपको, बस यही लिखा है। फिर एक और लिखा है, अच्छा साक्षरता दर में देखो स्थान, देखो 28वें स्थान में पूछ रहे हैं, बोला ना अच्छे काम में पीछे ही। फिर एक और लिखा है देखो कि पिछली 2001 में जो जनगणना में जो हमारी साक्षरता दर थी वो थी 63 पॉइंट कुछ थी, कितनी थी 63.5 थी। और उससे पूछ रहा है कि अच्छा 2011 में कितनी की वृद्धि हुई, तो 5.60, कितनी की वृद्धि हुई 5.60। ये समझ में आ जाएगा लॉजिक, आप क्या कहना चाह रहा है वो। सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ पे, जबलपुर में, सबसे कम कहाँ पे, अलीराजपुर में। फिर एक और चीज़ आपको याद करना है कि राज्य की ग्रामीण, अब जैसे ग्रामीण जनसंख्या साक्षरता पूछे तो सीधी सी बात है कम होगी, देश की क्या होगी, मतलब नगरी की क्या होगी ज़्यादा। महिला साक्षरता दर में कितने की वृद्धि हुई है 8.93। ये वृद्धि का, इसका मतलब, वृद्धि का मतलब ये हुआ कि पहले महिला 2001 में कितने परसेंट थी 50% साक्षर थी, कितने परसेंट बढ़ी, लगभग 9%, कितने परसेंट बढ़ गई 9%। पुरुष साक्षरता दर में देखो सिर्फ इतने का अंतर आया है 2.6% का, मतलब 2001 में पूछोगे तो कम से कम वो 76 होगा, ठीक है। ये पिछले की तुलना में चल रहा है मैडम 8.9। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है 2001 चिपकाना है, 2011 चिपकाना है, इधर लिखना है महिला साक्षरता दर कितनी है, 2001 में कितनी थी, 2011 में कितनी है, आराम से निकाल लोगे परसेंट। फिर इधर लिख लेना पुरुष 2001 में कितनी थी, 2011 में कितनी है, तो इससे भी परसेंट निकल जाएगा, दोनों का डिफरेंस निकल जाएगा, सब निकल जाएगा। ऊपर लिखना है मध्य प्रदेश की, तो 2001 में लिख लेना, और इधर क्या लिखना है 2011 में, तो उससे आपका डिफरेंस निकल जाएगा। अच्छा दोनों में कितने, 4-5 डाटा है तो एक जगह जमा लेना, उसको बस खेलते रहना उससे, क्या दिक्कत है, कुछ है क्या। फिर देखो एक और चीज़ मिली, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में कितने का अंतर है, अभी निकाला ना हमने, अभी निकाला ना। और भारत में कितना अंतर है, देखो मध्य प्रदेश अंतर ज़्यादा है कि नहीं है अंतर ज़्यादा। और एक और अगर ऐसी चीज़ पूछ ले, अच्छा सबसे ज़्यादा अंतर कहाँ पे, ये महिला पुरुष की साक्षरता दर में तो मोइमसर में, और सबसे कम कहाँ पे, भोपाल में। और भोपाल में आपने देखा होगा बेगमों का राज है, और सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर भी कहाँ है, भोपाल में, कोई दिक्कत। फिर पूर्वी निमाड़ क्षेत्र में देखोगे तो महिला साक्षरता दर क्या है, पुरुष की तुलना में अधिक, क्या है, अधिक है, अधिक। तो ऐसा क्षेत्र भी है, कौन सा है, निमाड़ वाला, खंडवा वाला क्षेत्र। बढ़े आगे, बढ़े, ये सब डाटा यहाँ पे वही लिखा है। देखो भारत की कुल साक्षरता दर, तो देखो मैंने जो जमाया ना, आपको ऐसे जमा लेना है। 2001 में कितनी थी भारत की साक्षरता दर, 64.83, मतलब लगभग 64.8 कर लेंगे हम। 2011 में कितनी हो गई 73। डिफरेंस पूछेंगे लगभग, तो देखो 65 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 3 8, लगभग 8 का डिफरेंस है। कितने का अंतर है
8 का। देखो मध्य प्रदेश की कितनी थी 63.7 और ये कितने हो गए 69.30। तो कितने का डिफरेंस आया 5.6 का अंतर आया। ऐसे क्या करना आपको यहाँ पे महिलाओं की लिख लेना है। यहाँ पे क्या करना है महिलाओं की लिखना है। तो महिलाओं की 2001 में कितनी थी तो ये लिख लेना। फिर 2011 में कितनी थी 59.3। ऐसे पुरुषों को भी लिख लेना तो अंतर समझ में आ जाएगा आपको। कोई दिक्कत है 2 डाटा और जोड़ लेना। तो देखो 2011 का तो मैंने बता ही दिया। भारत का तो छोड़ दो, मध्य प्रदेश में चल रहे हैं तो मध्य प्रदेश पुरुष की कितनी आ जाएगी 78 लगभग, मतलब 78 पॉइंट है ना। और इधर पे बढ़े आगे, समय का अभाव है थोड़ा सा, स्पीड में चलेंगे अब। फिर देखो क्या लिखा है यहाँ पे साक्षरता दर। ये साक्षरता दर तो निकाल लोगे, वही साक्षरता दर है। सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहाँ है जबलपुर। फिर कौन है फिर है भोपाल। अब देखो उल्टा उल्टा चक्रा घुमा दिया हमने। इंदौर से कहाँ, जबलपुर से कहाँ है इंदौर, फिर कहाँ जगह भोपाल। बस ये 3 ही याद करना है आपको, बस ये 3 याद है, बाकी में बात का बात। और देखो आपको एक और खास बात, ग्वालियर हमेशा 5वें नंबर पे आ रहा है। याद रहेगी बात आपको, बीच में कोई भी चेंज हो रहा है पर ग्वालियर कितने पे आ रहा है 5वें पे। तो देखो जबलपुर से कहाँ आया हमें इंदौर, फिर गया भोपाल। ये साक्षरता दर है। क्या है ये सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ पे जबलपुर, फिर कहाँ पे इंदौर, फिर कहाँ पे भोपाल। और देखो साइड में लिखा है महिला साक्षरता दर। एक और बात याद हो, अच्छा मैं आपसे पूछूं पुरुष साक्षरता दर, ये भी तो होगा महिला साक्षरता सर्वाधिक, ये सर्वाधिक साक्षरता दर है। ऐसा एक न्यूनतम साक्षरता दर वाला भी आएगा, वो भी पढ़ेंगे। यहाँ सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला में चेंज आ गया। देखो पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक पूछे तो यही वाला क्रम रहेगा। ये शुरू के जो 3 है ना ये सेम रहेंगे, बाकी का चेंज हो जाएगा। तो शुरू के 3 क्या रहेंगे सेम। अगर आपसे अच्छा सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर तो जबलपुर इंदौर भोपाल ये 3 है। और न्यूनतम में पूछेगा तो न्यूनतम में भी सेम रहेंगे। तो सिर्फ महिला वाला मैंने बनाया है। तो महिला वाला कुछ भी नहीं करना है, इस भोपाल को पहले नंबर पटक देना बस। तो पहले आएगा भोपाल, फिर आएगा जबलपुर, फिर आएगा इंदौर। बस इतना सा याद करना है, कोई दिक्कत। तो इसी क्रम में भोपाल को बस ऊपर पटक दिया, बाकी सब क्या आ गया सेम। तो देखो मैडम ऊपर क्या कर रहे थे लिंगानुपात में, पहले वाले को तीसरे में पटक रहे थे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं पहले वाले को तीसरे नंबर पे पटक रहे हैं। अरे याद रहेगा लिंगानुपात में क्या करना है पहले को तीसरे पटकना है, सेम करना है सर्वाधिक में भी और न्यूनतम में भी। साक्षरता दर में क्या करना है तीसरे पे पहले को पटक दो, बस सेम कवर रहेगा। तो देखो सबसे ज्यादा महिला साक्षरता दर कहाँ पे है भोपाल, फिर जबलपुर, फिर इंदौर, फिर बालाघाट, फिर सेम क्रम बन गया। देखो कोई भी दिक्कत नहीं, 5 को याद कर लिया। बस इतना से याद करना है कि ऐसे जबलपुर में सर्वाधिक है तो कितनी है और भोपाल में सर्वाधिक है तो कितनी है, महिलाओं की कितनी है। ठीक है, इतना सबका याद नहीं करना आपको, नहीं तो पता नहीं कहाँ चले जाएंगे हम। ठीक है, ये क्रम बना दिया है, क्रम से कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा जबलपुर, यहाँ पे क्या आ जाएगा जबलपुर, फिर कहाँ आए हम, फिर कहाँ पहुँचे हम, बस 3 बहुत है हमारे लिए। फिर बालाघाट पहुँचे, फिर कहाँ पहुँचे हम ग्वालियर। महिलाओं में बोलेगा तो हम महिलाओं में पहले यहाँ पे जाएंगे, पहले यहाँ पे जाएंगे, फिर जबलपुर जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे इंदौर, फिर घूम जाएंगे। बस आपको जो मैंने बताया ना वो क्रम करना है, एक का क्रम याद कर लेना है। महिलाओं में कुछ नहीं करना है, भोपाल को ऊपर पटक देना, बस आपका क्या हो जाएगा। घूमने निकले थे जबलपुर से हाँ। इंदौर गए, हाँ। फिर हम भोपाल गए तो हमारी बहन नाराज हो गई, उसने बोला कि मुझे भी घुमा के आओ। फिर भोपाल से उसको लेके आए जबलपुर और फिर इंदौर दिखाने लगे। ठीक है, अपने अनुसार सब बना लो, याद रहेगा। फिर देखो न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले क्या है न्यूनतम। तो आप मुझे पता न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ पे मिलेगी, अरे जनजातीय क्षेत्रों में। तो बड़े बड़े शहर मत लेना, न्यूनतम साक्षरता दर पूछ रहा हूँ। तो देखो कैसे करना है आपको, ये मैप बनाना है मध्य प्रदेश का। देखो मैं जैसे बता रहा हूँ ना ऐसे करना है आपको। ये मध्य प्रदेश का मैप है। तो देखो पहले नंबर पे किसको पढ़ूंगा मैं, अलीराजपुर को, फिर एक को ऊपर पकड़ूंगा, फिर एक को नीचे पकड़ूंगा, फिर कौन आएगा दूसरे नंबर पर, झाबुआ के नीचे कौन है, बड़वानी। बस ऐसे 3 याद कर लेना बस। पहले बीच में कौन है, अलीराजपुर। एक बार ऊपर पटकूंगा, एक बार नीचे पटकूंगा। तो देखो पहले नंबर पर कौन आएगा, न्यूनतम साक्षरता दर यहाँ पे अलीराजपुर। और सबसे खास बात, भारत की सबसे कम साक्षरता दर भी यहीं पे अलीराजपुर। तो अलीराजपुर, फिर कौन आएगा, कैसे याद करोगे, याद हो जाएगी। फिर देखो ऊपर पटक दूंगा तो श्योपुर में पहुंच जाऊंगा, नीचे पटकूंगा तो देखो पड़ोस में धार आ जाएगा। कोई दिक्कत है साक्षरता दर में। महिला वाली साक्षरता दर तो देखो सेम आ जाएंगे। और मैंने एक और चीज बताई आपको ट्रिक, न्यूनतम में सब सेम रहता है, अधिकतम में ही चेंज आता है बस।
थोड़ा सा चेंज आता है। तो देखो महिला साक्षरता दर भी पूछेगा न्यूनतम में तो वही, अगर पुरुष साक्षरता तो न्यूनतम पूछूंगा तो सेम। बताया ना अभी मैंने, कहानी याद रहेगी। बढ़े आगे, इतना लंबा हूँ किसने कराई। फिर देखो एक और चीज मैंने बताई यहाँ पे, नगरीकरण वाला। क्या बताया कि सबसे ज्यादा नगरीकरण, नगरीकरण का मतलब होता है प्रतिशत। क्या पूछा है? तो देखो नगरीकरण प्रतिशत में कौन आएगा पहले नंबर पर? भोपाल। फिर कौन है? फिर कौन है? तो देखो कुछ नहीं करा, भोपाल से एक बार इधर आया, एक बार ऊपर गया। ये प्रतिशत वाला है। और मैंने बताया था ना सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या पूछेगा तो इंदौर। और ये क्या है? प्रतिशत वाला, नगरीकरण वाला। अगर मैं आपसे पूछूं अच्छा न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला, तो बालक यही आएंगे, सिंपल। क्योंकि नगरीकरण सबसे ज्यादा है तो ग्रामीण जनसंख्या क्या आएगी? सबसे कम। तो सर्वाधिक नगरीकरण है, इसका मतलब क्या लिख दूं मैं? न्यूनतम ग्रामीणीकरण। क्या है? या जनसंख्या, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या, ये सेम आएगा। इधर क्या लिखा है? न्यूनतम नगरीकरण। इसका ही मतलब क्या हुआ है? अरे सर्वाधिक क्या आएगा? ग्रामीण। रहेगी बात आपको याद? ये सेम रहेगा। इसमें एक चीज और जोड़ लेना, जैसे कि ग्वालियर है ना, तो क्या जोड़ लेना इसमें? जबलपुर जोड़ लेना। यहाँ पे चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा? तो देखो बड़ी बड़ी सिटी आ गई सब, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। यहीं पे सबसे ज्यादा शहरीकरण है, तो शहरी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा संख्या पूछे तो इंदौर, परसेंट में पूछे तो भोपाल। कोई दिक्कत इसमें? और अगर सर्वाधिक नगरीकरण है, इसका मतलब क्या होगा? न्यूनतम ग्रामीणीकरण, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पे होगी। इस पर कोई दिक्कत? यहाँ पे न्यूनतम क्या है? नगरीकरण। इसका मतलब क्या है? सर्वाधिक ग्रामीणीकरण। तो देखो ये परसेंट वाला हिस्सा है, ये क्या है? सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे? सबसे ज्यादा रीवा में। ये प्रतिशत वाला है, ग्रामीणीकरण वाला। ये तो प्रतिशत में सबसे ज्यादा कौन है? डिंडोरी, अलीराजपुर और फिर सीधी। इसमें कोई दिक्कत रहेगी आपको? और अगर आपसे ये पूछ ले अच्छा मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र होगी, क्योंकि ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा होगी, लगभग 73% है। देखो, और शहरी जनसंख्या पूछ ले तो 27.63%। ये डाटा भी आपको जरूर याद करना, हो सकता है कभी आपसे पूछ ले वो। बढ़े आगे, कोई दिक्कत इसमें आपको? हो जाएगी याद। फिर देखो ये कुछ स्थान लिख रखा है इसमें, देखो स्थान में, तो देखो ये जो स्थान लिखा ना, क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? दूसरा। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? छठवां। अब सुना बात, छठवां नहीं है वो, क्या है? बालक पांचवा है। पहले था 2011 में छठवां, पर जिसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ तो क्या बन गया स्थान? पांचवा। फिर देखो लिखा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से स्थान कौन सा है? 17वां। अब सुनो, दो तरीके से चीजें पूछता है, एक तो सिर्फ राज्य ले ले, और एक ले ले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। डाटा थोड़ा सा बदल जाएगा। ये राज्य में दे रखा है 17वां, अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला दे तो वो स्थान हो जाएगा 23वां। क्या जाएगा? और पीछे पहुंच जाएगा ये। और ये जो 28वां दे रखा ना, ये केंद्र और राज्य शासित प्रदेश दोनों को मिला के दे रखा है 28वां। देखो पढ़ने में कितना पीछे है मध्य प्रदेश। और सिर्फ राज्य की बात करेगा तो 21वां स्थान है। कौन सा स्थान है? बोला ना, सब अच्छे कामों में पीछे, बुरे कामों में सब आगे। और बड़े वो बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा तो सिर्फ राज्य वाला लगा देना, और वाला लगा देना, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वाला लगा देना। आया समझ में? फिर जो ऑप्शन में सही रहेगा वो लगा देना। दो चीज याद करना है। और अगर वो कुछ स्पेसिफिक पूछना चाहता है तो खुद ही देगा फिर वो। दिक्कत? कोई दिक्कत? बढ़े आगे। तो देखो मध्य प्रदेश में क्या है? ये अनुसूचित जाति और जनजाति वाला परसेंट। वैसे आप पढ़ोगे जब 10वीं यूनिट पढ़ोगे तो उसमें सब, अगर आपसे को पूछे मध्य जनजातियों के बारे में कहाँ पे लिखा है? 366-24। ये एससी के बारे में, एसटी के बारे में और ओबीसी के बारे में बोलूँ तो 26, 366-26 में। अगर वर्णित पूछूं कहाँ पे है तो 341, अनुचित 342, और ओबीसी पूछूंगा तो 342 ए में। बालक क्या जाएगा? ओबीसी 342 ए। ओबीसी का वर्णन करा गया। मध्य प्रदेश में जनसंख्या, तो सुनो, मध्य प्रदेश में जनसंख्या का मतलब कि मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में एससी का प्रतिशत कितना है? 50.6। आएगी बात समझ में? मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में एसटी का प्रतिशत 21.1%।
एक और चीज़ याद करना आपको, अगर भारत की में पूछे कि भारत की कुल जनसंख्या में एससी का परसेंट, तो वो आएगा 60 पॉइंट कुछ, क्योंकि भारत में एससी ज़्यादा है, एसटी क्या है कम। और भारत में अगर एसटी पूछेगा तो वो आएगा 8.6। भारत में पूछ रहा हूँ, भारत वाला परसेंट अलग है। ये मध्य प्रदेश में पूछ रहे, मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में एससी कितना है 15% और एसटी कितना है 21.1%, लगभग 21% मानेंगे हम। डाटा याद रहेगा, ये परसेंट पूछ सकता है आपसे। सर्वाधिक जनसंख्या मैंने बोला ना, एससी की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे, इंदौर। परसेंट में पूछूंगा तो उज्जैन। सर्वाधिक जनसंख्या एसटी की पूछूंगा तो धार, परसेंट में पूछूंगा तो अलीराजपुर। ये कोई दिक्कत, ये एसटी जनसंख्या वाले परसेंट वाले भी जरूर याद करना आपसे, ये प्रश्न पूछेगा। देखो न्यूनतम जनसंख्या पूछ रहे हैं एससी की, तो कहाँ है, जहाँ पे जनजाति ज्यादा होगी वहाँ पे एससी कम होगी। तो झाबुआ वाले में सबसे क्या है, एससी कम है, एसटी मत करना, एसटी सबसे ज्यादा धार में। तो सबसे कम एससी कहाँ पे, पड़ोस में ही है। देखो इंदौर पास में, उसके पास में क्या आएगा, धार और झाबुआ। फिर भिंड आएगा, सबसे कम जन क्या है, एसटी जनसंख्या भिंड में। परसेंट में पूछोगे तो भी भिंड में। और यहाँ पे एक डाटा दे रखा है, ये डाटा है कि कुल मान्यता प्राप्त एससी कितने हैं, 48, और ये कितने हैं 46। एक और चीज याद करना आपको, हाँ सुन लो बात, ये 43 हो गए। तो तीन चीज को क्या कर दिया उसने, भार, कीर, मीना और पारदी को क्या कर दिया, एससी से एसटी से भार कर दिया। अब ओबीसी में आ गई है, एसटी से डायरेक्ट ओबीसी। हाँ विकास डेवलपमेंट कर लिया उन्होंने, क्या दिक्कत है आपको, डेवलपमेंट कर लिया तो क्या दिक्कत है। फिर यहाँ पे लिखा है देखो, अनुसूचित जाति की संख्या, तो कितनी जनसंख्या है 1.13 करोड़, लगभग परसेंट में कितना है 15.6। अब इसी एससी में भी पूछ रहा है, अच्छा ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, तो 53, बचा क्या होगा, अच्छा 73, तो बचा क्या है 27, ये क्या होगी शहरों में। फिर देखो एससी का जनसंख्या घनत्व तो कितना है 37 ही, बताओ आप। कुल जनसंख्या में मध्य प्रदेश का कितना था 236, कुल जनसंख्या कितनी इनकी 48। और ये याद करना आप, साक्षरता दर, इसकी साक्षरता दर क्या होगी, कमी होगी। एससी एसटी की साक्षरता दर क्या होगी, भारत मध्य प्रदेश साक्षरता दर से कम। ये कोई दिक्कत आपको, पुरुष साक्षरता महिला साक्षरता, इतना कुछ भी याद नहीं करना, खाली इतना से याद करना है कि मध्य प्रदेश जनसंख्या में कितना हिस्सा है 15.6, और परसेंट में अगर जनसंख्या में देखोगे तो 66% साक्षरता दर में, कुल संख्या पूछोगे तो 48। बढ़े आगे, फिर देखो यहाँ पे लिखा है ये अनुसूचित जनजाति के बारे में। तो कुल जनसंख्या, ये भारत का, इधर भारत का दे रखा है, इधर क्या दे रखा है मध्य प्रदेश, हम मध्य प्रदेश का देख रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में देखो एसटी जनसंख्या क्या है 1.53, लगभग 1.5 करोड़। और टोटल पॉपुलेशन में कितनी है, और देखो भारत में कितना है, देखो 8.6% ही। और ऐसा पूछ रहा है वो, ये प्रश्न ये कहना चाहता है कि भारत में कुल एसटी जनसंख्या में मध्य प्रदेश की एसटी जनसंख्या का परसेंट कितना है, तो वो कितना है 14.7, यही बोला है उसने। भारत की कुल जनसंख्या का एसटी परसेंट मत देखा, भारत की कुल एसटी जनसंख्या में मध्य प्रदेश की एसटी जनसंख्या का परसेंट कितना है, मतलब भारत में जितनी भी एसटी जनसंख्या रहेगी उसका 14% कहाँ पे रह रहा है, भारत में। फिर देखो एक और चीज बोल रखा है उसने, अच्छा जो एसटी जो है एसटी में, तो देखो एससी में हमने पढ़ा था कि गांव में कितने रह रहे थे 73, पर देखो एसटी वाले तो गांव में रहेंगे, जंगलों में तो रहेंगे 90%। तो शहरों में, मध्य प्रदेश में देखो 92, तो शहरों में कितने रखेंगे 8%। फिर देखो एक और दे रखा है वृद्धि दर, देखो वृद्धि दर इनकी कितनी है 25.20। बढ़े आगे, अरे बढ़े, लिंगानुपात, तो देखो लिंगानुपात इनका ज़्यादा ही मिलता है। मध्य प्रदेश का जो भी लिंगानुपात होगा उसमें क्या मिलेगा ज़्यादा, पर भारत से तो क्या मिलेगा कम। ऐसे लिंगानुपात देखोगे तो जनजातियों में ज़्यादा मिलेगा। जनसंख्या वृद्धि दर भी देखोगे तो भारत मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या उससे ज़्यादा मिलेगा। लॉजिक लगा लोगे आप। ये आ गया देखो 43। बड़े आगे, फिर देखो यहाँ पे जिले दे रखे, क्या दे रखे हैं जिले के सर्वाधिक एससी वाले जिले। तो सबसे ज्यादा कौन है पहले नंबर पे, फिर कौन है उज्जैन। तो ये रहा इंदौर, इंदौर के ऊपर ही क्या है इंदौर उज्जैन, फिर क्या है बस ये तीन ही याद करना आपको सबसे ज्यादा वाले बस। और देखो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत, तो पहले नंबर पर कौन आ जाएगा, फिर कौन है दतिया, फिर कौन है टीकमगढ़, फिर शाजापुर, फिर है छतरपुर। परसेंट में एक एक याद भी कर लोगे तो काम चलेगा, आपको याद रहेगा परसेंट आपको एससी वाला। बढ़े आगे,
ये क्या क्या न्यूनतम एससी। एससी क्या है यहाँ पे न्यूनतम। तो पहले नंबर पे कौन है झाबुआ, ये झाबुआ है। फिर कौन है अलीराजपुर, फिर वहाँ पे पहुँच गए हम डिंडोरी पे। तो 3 नाम याद कर लोगे आप तो काम का चल जाएगा। 3 भी याद कर लोगे तो आपका क्या हो जाएगा काम। उधर देखोगे देखो सेम सेम आ रहा है, परसेंट में भी क्या आ रहा है न्यूनतम, परसेंट में भी क्या आ रहा है देखो सेम। देखो झाबुआ अलीराजपुर और मंडला डिंडोरी थोड़ा सा चेंज हो गया। तो मैंने बताया ना न्यूनतम में तो चीजें सेम सेम ही मिलेगी आपको, ठीक है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। पहले वाली देख लो मैडम, बस समय हो गया। देखो देख ली पहले वाली स्लाइड मैडम, बाद में ना इसको पीडीएफ दे देंगे तो पूरा जिम 3x में जूम करके देख लीजिए। अब देखो क्या पीडीएफ नहीं मिल रही है, आंदोलन करो थोड़ा बहुत तो मिलेगी। एसटी जनसंख्या सबसे ज्यादा अगर पूछे बेटा बात नहीं, एसटी जनसंख्या सबसे ज्यादा पूछे तो हाँ, फिर क्या है बड़वानी, फिर झाबुआ, फिर क्या है छिंदवाड़ा। तो शुरू के 3 याद कर लेना आप। और देखो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत पूछे तो कौन आ जाएगा अलीराजपुर, फिर कौन आ जाएगा झाबुआ, फिर कौन आ जाएगा बड़वानी। तो देखो सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति वाले इधर आ जाएंगे परसेंट में, और बड़े बड़े जिले में क्या आ जाएगी सबसे ज्यादा जनसंख्या। कोई दिक्कत इसमें आपको? बढ़े आगे देख लोगे अच्छे से जूम करके। ये एक और दे रखा है न्यूनतम वाला, क्या दे रखा है न्यूनतम वाला कि एसटी की न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पे भिंड में। आपको याद करना भिंड दतिया फिर मुरैना, ये भिंड है दतिया है फिर क्या है मुरैना। इसमें चक्रा थोड़ा सा ऐसा घुमा दिया है, ठीक है। उधर अगर देखोगे न्यूनतम परसेंट वाला तो देखो परसेंट में भी फिक्स है भिंड मुरैना दतिया। ये मुरैना थोड़ा सा ऊपर चला गया तो चक्रा ऐसा घुमा दिया, सेम टू सेम है, कोई दिक्कत है इसमें? बढ़े आगे। ये मैं इतना फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप फिर से पढ़ोगे इसमें। खत्म हो गई, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। रिकॉर्डिंग बंद करो।